हेलो एवरीवन। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करंट का एक इशू जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये इशू वर्तमान में आपने सुना ही होगा, न्यूज़ के अंदर रहा है कि इंस्टाग्राम बैन होगा कि नहीं होगा, आपके ट्विटर जो है वो बैन होगा क्या, क्या फेसबुक जो है वो बैन होगा, या गूगल के भी और दूसरे ऐसे कोई प्लेटफॉर्म्स हैं जो बैन होंगे, आगे काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या भारत सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उस पर कंट्रोल किया जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, बाधित किया जा रहा है। ऐसी कुछ चर्चाएं जो है आपको अभी सुनने को मिली होंगी। तो ये सारी किस संदर्भ में हो रही है, उस टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। और वो टॉपिक क्या है, वो है आईटी रूल्स 2021। पूरा नाम है इसका इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। ठीक है, तो ये वो टॉपिक है जिसके तहत ये सारी की सारी चीजें, बातचीत जो है अभी चल रही थी, इंस्टाग्राम, ट्विटर और ये सब चीजें हैं। तो इसके अंदर ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके अपने हित इन्वॉल्व हैं, राष्ट्रीय हित जो है हमारा वो भी इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ में हमारे सिटीजन्स की जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है, वो भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल होता है। तो डिस्कस करते हैं ये पूरा का पूरा टॉपिक कि इसके अंदर क्या सरकार द्वारा ऐसी क्या गाइडलाइंस या ऐसी क्या नियम निकाले गए हैं जिसके तहत यहाँ तक बातें हो रही है कि क्या फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ये सब जो है ये बैन हो जाएंगे भारत के अंदर, भारत में काम करना बंद कर देंगे, या फिर इनको काम करने में दिक्कत आएगी, या भारत सरकार द्वारा इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही नियंत्रण किया जा रहा है और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। तो पूरे के पूरे इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो देखो भाई, ये जो इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड है, इसके तहत सरकार ने ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे के सारे जो भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सबको रेगुलेट करने की बात करी है। क्यों और क्या एस्पेक्ट्स हैं वो आगे अपन देखेंगे, पहले इन गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस हैं ये सरकार द्वारा तो पूरी की पूरी जारी की गई है, लेकिन अपन इसको 3 अलग अलग हिस्सों के अंदर बांट करके देखेंगे ताकि हमको चीजें बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, कौन से 3 हिस्सों में बांट के देखेंगे इन गाइडलाइंस को? एक तो देखेंगे सोशल मीडिया के लिए सरकार ने क्या बोला है, दूसरा हम देखेंगे कि डिजिटल मीडिया के लिए सरकार ने क्या बोला है, और तीसरा हम ये देखेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, इनके लिए सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी करी है। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। देखो, सोशल मीडिया एक ऐसा शब्द है जो आज के टाइम में किसी से भी छिपा हुआ नहीं है, और आई डोंट थिंक हम जितने भी यूथ हैं, हम में से कोई ऐसा होगा कि जिसने कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज ना किया हो, ऐसा नहीं होगा। तो देखते हैं ये सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे आपका स्नैपचैट हो गया, टिकटॉक आप सबका फेवरेट, और यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप है आपका, फेसबुक है आपका, ट्विटर है, टेलीग्राम है, ये सारे के सारे क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। तो इनको रेगुलेट करने के लिए, इनका विनियमन करने के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं या गाइडलाइंस बनाई हैं, उन चीजों को देखते हैं। तो देखो, सरकार ने सबसे पहला इनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या बोला है कि प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। अब ये चीफ कंप्लायंस ऑफिसर क्या है, नाम अपने आप में बता रहा है। कंप्लायंस मतलब अनुपालना। ठीक है, मुख्य अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, और ये मुख्य अनुपालना अधिकारी की 2 चीजें बताई सरकार ने। पहला तो ये कि ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो भारत का निवासी होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी चीज, इसका काम क्या होगा कि ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द एक्ट एंड रूल्स। ये जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं या ये जो अधिनियम होगा, ठीक है, आईटी एक्ट है, उसके जो नियम कायदे हैं उनकी अनुपालना प्रॉपर तरीके से हो, ये सुनिश्चित करने का काम कौन करेगा? ये व्यक्ति करेगा। ठीक है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स द्वारा, यानी कि फेसबुक को अपने लेवल पर, ट्विटर को अपने लेवल पर, इंस्टाग्राम को अपने लेवल पर, ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनको अपने लेवल पर एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो है उसकी नियुक्ति करनी होगी। उसके बाद में दूसरी बात क्या बोली है सरकार ने कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन जो है वो अपॉइंट करना होगा। ये नोडल कॉन्टेक्ट पर्सन क्या होगा? ठीक है, ये वो व्यक्ति होगा, पहली 2 बातें इसके लिए भी सरकार ने बोली। पहला वही, ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का निवासी होना चाहिए। और दूसरी बात सरकार ने इसका काम बताया कि इसका काम क्या होगा कि ये जो हमारे गवर्नमेंट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ में 24/7 कोऑर्डिनेशन के अंदर रहेगा। यानी कि भारत सरकार को या हमारी पुलिस को, सेना को या इंटेलिजेंस ब्यूरो को जब भी
इनसे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट करना होगा, किसी शिकायत के बारे में बातचीत करनी होगी तो वो किससे कांटेक्ट करेंगे, वो इसी व्यक्ति से कांटेक्ट करेंगे। और सरकार के द्वारा, सरकार और इनके मध्य, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मध्य जो समन्वय बनाने का काम करेगा, कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का काम करेगा, वो कौन होगा, वो यही व्यक्ति होगा, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन। ठीक है। उसके बाद में सरकार ने तीसरी क्या चीज बोली है, सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करना होगा, एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ये ग्रीवेंस ऑफिसर जो है इसका क्या काम होगा, इसके बारे में भी सरकार ने 2 चीजें बोली। पहला, ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, यह भारत का निवासी होना चाहिए। और दूसरा, इसका काम क्या होगा, तो इसका नाम अपने आप में बता रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल होगा ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तहत, शिकायत निवारण प्रणाली के तहत जो शिकायतों का निपटारा करना है, ठीक है, उसके लिए ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बहुत सारी शिकायतें मिलती रहती है, भाई कोई पोस्ट या कोई कंटेंट जो है उसके ऊपर कि भाई ये जो है ये गलत पोस्ट है या फेक न्यूज है या फेक है, ऐसा है वैसा है, गलत चीज है। तो जो भी इनको शिकायतें या किसी और तरीके की जो भी शिकायतें मिलती है, उन शिकायतों के ऊपर कार्यवाही करने वाला यह व्यक्ति होगा। ठीक है। तो ये सरकार ने बोला है। अब इन तीनों के अंदर एक चीज ध्यान करना कि सरकार ने बोला है ही मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो चीजें हैं ये आपके प्री में भी आ सकती हैं भाई, ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई ऐसा ऐसा सरकार ने गाइडलाइंस के अंदर ये बात बोली है, ये बात बोली है, ये बात बोली है, इनमें से कौन कौन सी बातें या कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सही हैं। तो इसके अंदर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, ना कि सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के नागरिक की बात नहीं है, भारत के निवासी की बात है। अब ये क्यों बोला है सरकार ने, सरकार बहुत स्मार्ट होती है सरकार, वो कहता है ना, बहुत लंबी दूरी का सोच करके चलती है। अगर भारत के सिटीजन की यहाँ पर बात होती तो चक्कर क्या होता कि भारत का तो कोई ऐसा सिटीजन हो सकता है जो भारत में नहीं रह रहा हो, बाहर रह रहा हो। ठीक है। तो अब अगर दिक्कत ही यहाँ पर आ जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको ध्यान में होंगे जो फाइनेंशियल फ्रॉड करके भारत से बाहर भाग जाते हैं, तो भारत को फिर उनको पकड़ने में दिक्कत आती है। अगर वो भारत की टेरिटरी से बाहर है तो फिर भारत को दिक्कत आएगी उसको लेकर के आने में। ठीक है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी जो है, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के अंदर, तो ये प्रॉब्लम रहती है। इसके बजाय अगर कोई भी व्यक्ति भले ही वो भारत का नागरिक है या नहीं है, पर अगर वो भारत के अंदर रह रहा है तो भारत सरकार उसके ऊपर तुरंत उसको पकड़ सकती है, उसकी जिम्मेदारी जो है वो सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है। और उसके ऊपर कोई केस चलाना है तो चला सकती है। तो इसीलिए भारत सरकार ने यहाँ पर क्या बोला है कि भारत का निवासी होना चाहिए, यानी कि भारत के अंदर रह रहा होना चाहिए। साफ और सीधी सी बात ये। ठीक है। चलिए, तो ये बातें की है सरकार ने। और क्या बोला है सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, तो देखो सरकार ने कहा है कि प्रत्येक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करनी होगी। एक मासिक स्तर पर अनुपालना रिपोर्ट या अनुपालना प्रतिवेदन जो है वो जारी करना होगा। ठीक है, सार्वजनिक करना होगा। अब ये मंथली कंप्लायंस रिपोर्ट क्या होगी, नाम अपने आप में बता रहा है कि ये वो रिपोर्ट होगी जिसके अंदर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसको मासिक स्तर पर एक मंथ के अंदर कितनी कंप्लेंट्स मिली और उन कंप्लेंट्स के ऊपर इन्होंने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई करी, वो सारा का सारा ब्यौरा जो है वो इस रिपोर्ट के अंदर वो देंगे और इसको पब्लिक करेंगे, जनता के सामने रखेंगे, सरकार के सामने रखेंगे। ठीक है। तो ये चीज है। फिर अगला सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने अगला नियम ये बनाया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कोई भी इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है ये बताना पड़ेगा। फर्स्ट ओरिजिनेटर का मतलब क्या है कि वो सूचना या वो पोस्ट या वो कंटेंट सबसे पहले किसके द्वारा जो है वो लिखा गया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर जारी किया गया, सबसे पहले किसने उसको शुरू किया। तो कुछ मामलों के अंदर, ठीक है, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ये बताना पड़ेगा। जैसे अभी आपको पता हो तो व्हाट्सएप और ये जो है व्हाट्सएप एंड टू एंड इंक्रिप्शन रखता है, अपने प्राइवेट जो यूजर्स हैं उनकी प्राइवेसी जो है उसको सबसे टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखता है। तो इस कारण से वो क्या होता है, कई बार सरकार द्वारा ये पूछा जाता है भाई ये जो पोस्ट है फलानी फलानी या ये जो मैसेज है इस तरीके का, ये वायरल हो गया पूरे के पूरे स्टेट में या पूरे पूरे कंट्री के अंदर, और ये कहाँ से शुरू हुआ बताओ हमारे को। तो व्हाट्सएप जो है वो कह देता है भाई साहब हमको नहीं पता, हम नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई हमारी यूजर्स की प्राइवेसी हमारे लिए टॉप पर है और अभी तक ऐसा कोई ऐसा लॉ नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है जो उनको बाध्य करता हो व्हाट्सएप को कि उनको बताना पड़ेगा, ऐसा कोई नियम कायदा नहीं है। तो फिर वो बच जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने क्या कर दिया, वो नियम बना दिया है, एक लॉ बना दिया है, तो अब उनको बताना पड़ेगा अगर सरकार द्वारा ऐसी कोई जानकारी मांगी जाती है। अब इसके अंदर भी ध्यान रखना कि सरकार मर्जी पड़े वो नहीं, सरकार ने नियम बनाया है और उसके अंदर चीजें रखी है कि कब और कौन इंफॉर्मेशन मांग सकता है। तो पहली चीज ये देखना कि इंफॉर्मेशन ऐरा गैरा नत्थु कैरा कोई भी नहीं मांग सकता सरकार के अंदर, कि पता चला पुलिस वाला कोई भी आकर के रे बता हमारे को, ऐसे नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन, कोई अप्रूव्ड गवर्नमेंट अथॉरिटीज होंगी, सरकारी प्राधिकरण होंगे या सरकारी व्यक्ति का मतलब सरकारी ऐसा कोई व्यक्ति होगा या प्राधिकरण होगा जिसको सरकार ने अधिकृत कर रखा है कि हाँ ये
हर एक नहीं करेगा, और दूसरा कोर्ट द्वारा, माननीय जो हमारा न्यायालय होता है उसके द्वारा अगर ऐसी कोई सूचना मांगी जाती है तो उनको देनी होगी। ऐरा गैरा नत्थु गैरा नहीं भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। और किन मामलों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ किन मामलों में, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी मर्जी पड़ेगा वो कहते हैं पर्सनल मैसेज या कोई और चीज के बारे में, सिर्फ 4 कंडीशंस रखी गई हैं कि इनसे संबंधित मामलों के अंदर आपको बताना पड़ेगा। बाकी ठीक है, आप अपने यूजर्स की प्राइवेसी है उसका सम्मान करो, हम भी करते हैं, भारत सरकार का कहना है, पर इन 4 मामलों के अंदर आपको बताना पड़ेगा। कौन कौन से वो 4 मामले हैं? पहला है इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी, यानी कि भारत की संप्रभुता और अखंडता से रिलेटेड अगर कोई पोस्ट है, ऐसी कोई पोस्ट है, ऐसा कोई कंटेंट है या ऐसा कोई मैसेज है तो भारत की संप्रभुता और अखंडता को नुकसान पहुंचाता है, भारत की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी के लिए एक थ्रेट जो है वो पोज करता है, तो उस मामले के अंदर आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि भारत के टुकड़े करेंगे, ये कर देंगे हम, वो कर देंगे, खालिस्तानी मूवमेंट की बात हो रही है या इस तरीके की जो चीजें हो रही है, ठीक है, कश्मीर के अंदर इस तरीके की कोई बात हो रही है, अलगाववादी कोई चीजें हो रही है, तो वहां पर आपको पता तो चलना चाहिए ना भाई साहब ये कौन, भारत को तोड़ने की बात कौन कर रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए। तो वो हो गया सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, हमारे राष्ट्र की जो रक्षा है या सुरक्षा है उससे रिलेटेड कोई बात हो कि हमारे यहाँ से मान लो कोई मैसेज जो है किसी व्यक्ति ने, आप सोच के देखो कि कोई भेदिया हो जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी के अंदर हो या सेना के अंदर हो, आर्म फोर्सेस के अंदर हो, और वो यहाँ से व्हाट्सएप पर कोई मैसेज जो है वो पाकिस्तान में या कहीं पे भी किसी दूसरे देश को जो है इस तरीके के मैसेज या गोपनीय सूचनाएं जो सीक्रेट हमारी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर देता है, तो पता तो चलना चाहिए ना भाई किसने किया और क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, तो चीज पता तो चलनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। लेकिन अभी तक व्हाट्सएप हाथ खड़े कर देते हैं, नहीं दे सकते हम, क्यों? क्योंकि हमारे यूजर्स की प्राइवेसी जो वो टॉप पे, और ऐसा कोई नियम नहीं है भारत के अंदर जो हमारे को बाध्य करता हो, बस बात खत्म हो गई, ठीक है। तो ऐसा कोई अगर मामला होगा या ऐसा कोई केस होगा तो उसके अंदर उनको बताना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। और जो हमारे विदेशी राष्ट्र हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज हैं, उनसे हमारे कोई संबंध को खराब करने वाली कोई पोस्ट है, कोई कंटेंट है, कोई भ्रामक प्रचार कर रहा है इस तरीके का, जैसे भारत के बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तो ये बहुत अच्छे हमारे इनसे संबंध है, और इनसे संबंधों को खराब करने के लिए अगर कोई इस तरीके की अफवाह उड़ाता है, कोई भ्रामक प्रचार करता है, कोई गलत बात करता है, तो पता चलना चाहिए भारत को। अब जैसे भारत और नेपाल के बीच में संबंध अच्छे हुआ करते थे, लेकिन मधेशी वाला जो हुआ उसके बाद में क्या है, चीजें बिगड़ गई। तो उनके अंदर क्या होता है, कई बार फेक जो न्यूज होती है उनका बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना असर देखने को मिलता है, कि आपको पता चलता है नेपाली लोगों के बीच में मान लो इस तरह की कोई फेक न्यूज हो जाती है कि इंडिया के अंदर तो नेपाली लोग जो है उनको ऐसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा है या मारा जा रहा है, तो वहां के लोगों में या वहां की सरकार जो है हमारे ऊपर ऐसा करना चाह रही है, हमारे को कंट्रोल करना चाह रही है। इंडिया वालों को ऐसे मैसेज मिलते हैं कि जो मधेशी लोग हैं, इंडियन कम्युनिटी वहां पर जो रह रही है, इंडिया से जो बिलोंग करते हैं, उनके ऊपर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं, जबकि वो जब कहते हैं उसके अंदर हो सकता है कोई सच्चाई ना हो, पर होगा क्या, इससे जनता जो है उसके अंदर आक्रोश आ जाएगा दोनों तरफ, और झूठाई बिल्कुल वो कहता ना बेबुनियाद चीज होगी, कोई उसका कहता कोई है ही नहीं, ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी क्या होगा, दोनों तरफ जनता जो है भड़क जाएगी, और जनता भड़केगी तो ऑब्वियस सी बात है सरकारों पर दबाव बन जाता है और आपके जो रिश्ते हैं वो खराब होते हैं। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था। तो इस तरीके की अगर कोई हरकत होती है, ऐसी कोई फेक न्यूज या भ्रामक प्रचार करता है, कोई ऐसी पोस्ट करता है, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा आपको। और जो पब्लिक ऑर्डर को खराब करने वाली, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक ऑर्डर को खराब करने वाली कोई पोस्ट है, कोई कंटेंट है, तो उसको किसने शुरू किया है। और ये सबसे ज्यादा भारत के अंदर जो सबसे गंदी हालत हो रखी है वो इसके कारण हो रखी है। आप देखोगे जगह जगह पर दंगे होते हैं, और दंगों के पीछे आप कारण देखोगे, जेन्युइनली कोई कारण होगा ना, तो कोई वैसे तो दंगों का कोई कारण जेन्युइन हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि मानव हिंसा को कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं कर सकती। बट फिर भी स्टिल अगर हम माने कि चलो कोई ऐसी वास्तव में कोई बड़ा इवेंट हो गया होगा, तो वो 10% कोई केसेस होते हैं दंगों के जिनके अंदर कोई पीछे कोई ऐसा इवेंट हुआ होता है जिसके कारण चलो दंगों के रूप में वो बदल गया। अदरवाइज क्या होता है, 90% केसेस के अंदर कोई फालतू की अफवाह होती है, ठीक है, या कोई छोटी सी चीज को जो है वो राई का पहाड़ बना दिया जाता है, कहते हैं तिल का ताड़ बना देते हैं, और उसके कारण से क्या होता है, वो फेक न्यूज प्रचारित हो जाती है और दंगे हो जाते हैं। अब दिल्ली के अंदर आप ले लो, यूपी के अंदर बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी जगह पे होता है, इंडिया के अंदर तो बहुत स्पेशली आपने देखा होगा। और इसके अंदर क्या होता है कि आईएसआई और जो फॉरेन के जो पावर्स हैं उनके भी हाथ होते हैं कई बार, कि भारत के अंदर आपने कई बार ऐसा देखा होगा, फिलिस्तीन का कोई वहां का बच्चा है या कोई ऐसी कोई घटना है या कोई व्यक्ति है घायल हुआ हुआ, और उसकी फोटो निकाल करके वो दे देते हैं और कहते हैं कि ये देखो ये कश्मीर के अंदर भारत की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो क्या कर रही हैं, और फिर लोगों को गुस्सा आता है कि ये देखो वो कहते हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बाकायदा पाकिस्तान ने तो ये यूएन के अंदर ये किया हुआ है
कि कश्मीर के नाम पर जो है वो फिलिस्तीन की फोटो वहां पर उन्होंने दे दी थी। तो अब आप खुद सोच कर ये देख लो, तो भारत के अंदर भी ऐसी चीजें होती है। हमारे यहाँ पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैं और कोई एक मेरा कोई भी व्यक्ति है, और मान लो मैंने उसकी कोई चीज चोरी करी। अब मैं एक पर्टिकुलर संप्रदाय से संबंधित हूँ, वो किसी दूसरे संप्रदाय से संबंधित है, मैंने उसकी चीज को चोरी की, कोई चीज चोरी करी या मैंने उसको गाली दी, ठीक है। और होगा क्या कि भाई मैंने चोरी करी, मैं पकड़ा गया तो वो मेरे को मारेगा, और मैं क्योंकि मरा गिरा हूं तो उसने मेरे को 2 झापड़ मारी और मेरे थोड़ी ज्यादा लग गई और मेरे को हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ा। अब इतने में क्या होगा कि पीछे से व्हाट्सएप के ऊपर चीज वायरल हो जाएगी, हमारे संप्रदाय के व्यक्ति को, एक बच्चे को, मासूम से बच्चे को सामने जो है वो कहते ना दूसरे संप्रदाय के व्यक्ति ने बुरी तरीके से मारा और उसकी मृत्यु हो गई, रॉड से मारा और उसकी मृत्यु हो गई। और वो कहते हैं कि अब जनता को जैसे ही पता चलेगा, मेरे दोस्तों को और मेरे संप्रदाय के लोगों को भीड़ आएगी, और फिर जिसने मेरे को मारा था, ठीक है, जिसकी चीज मैंने चोरी करी थी, तो उसको वो कहते हैं मारेंगे। जब उसको मारेंगे तो इस तरह की घटना उधर भी वो कहते हैं प्रचारित होगी, और हमारे बच्चों को ऐसे मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और पूरा का पूरा इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाएगा कि भाई इस संप्रदाय के व्यक्ति ने उसको मारा और हमारे ऐसे कर दिया और हमारे को समझ क्या रखा है, हमारे को दबाया जा रहा है। अरे कौन सा दबाया जा रहा है, मैंने चोरी करी उसकी, ये एक नॉर्मल सा वो कहते हैं ना कि वो इशू था कि मैंने चोरी करी या मैंने उसको गाली दी और बदले में जो है उसने मेरे को गाली दे दी होगी या मेरे को मार दिया होगा, इस तरीके की बातचीत हो गई। और ये हॉट टॉक जो है या इस तरीके के इंसिडेंट जो है वो सभी जगह होते हैं, कोई संप्रदाय का इससे किसी भी तरीके से लेना देना नहीं, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया जाता है, कम्युनल वो कहते हैं कलर दे दिया जाता है इसको। और उसके बाद में आप देखते हो कि शहर के शहर जो है वो जल जाते हैं। और इसके अंदर, और जब मैं हॉस्पिटल के अंदर मैं मस्त बैठा हूँ, और जब मेरे को 6 घंटे बाद में मेरी पट्टी वट्टी खोल करके मैं वो कहता ना, मेरे को पता चलता है कि भाई साहब वो बाहर आया मैं हॉस्पिटल से फ्री होकर के, तब तक मेरे को पता चला पूरा शहर ही जल गया और मेरे नाम पर जल गया कि भाई साहब मेरे को मार दिया गया था, मैं तो जिंदा खड़ा हूँ। और ऐसी हरकतें, ऐसी चीजें, ऐसे इवेंट बहुत होते हैं इंडिया के अंदर। तो जो पब्लिक ऑर्डर को खराब करने वाली, सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक सौहार्द को खराब करने वाली जो चीजें हैं, उनके अंदर आपको बताना पड़ेगा कि ये फेक न्यूज किसने चलाई थी कि भाई साहब इस संप्रदाय के व्यक्ति ने जो है इसको वहां पर मार दिया। और इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे अभी तक। तो ये सरकार ने बोला है। और सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने कहा है कि भाई फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, यानी कि सुनवाई का उचित अधिकार मिलना चाहिए। कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को क्या होता है कि बहुत सारी शिकायतें मिलती हैं, और ये लोग क्या करते हैं, कई बार कुछ पोस्ट को स्व विवेक के आधार पर, खुद के लेवल पर ये क्या करते हैं, तुरंत डिलीट कर देते हैं। इनको ये लगता है कि ये जो पोस्ट है या ये जो कंटेंट है ये सही नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है किसी भी तरीके से, जो भी उनके पैरामीटर्स होते हैं, जो भी उनकी पॉलिसी होती है, और तुरंत उसको डिलीट कर देते हैं। और कई बार हमने ऐसा देखा है, आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि सर्टेन आइडियोलॉजी के जो पोस्ट होते हैं या कंटेंट होते हैं, ठीक है, उनको तो फ्री स्पीच के नाम पर या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर चलने दिया जाता है, और सर्टेन आइडियोलॉजी की जो आपके कंटेंट होते हैं उनको तुरंत डिलीट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ ही रहे हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और इनके अंदर क्या होता है, अब आप भी एक तरफा चीज करते हो, कई बार ऐसा होता है, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई अगर आप कोई ऐसा कंटेंट डिलीट करते हो, कुछ भी करते हो, तो सामने वाले को सुनवाई का अधिकार तो दो, उसको अपना पक्ष रखने का मौका तो दो कि भाई वास्तव में उसकी चीज उसने जो बोली है वो गलत है या गलत कंटेक्स्ट में या क्या चीज है, उसको सुनवाई, उसकी एटलीस्ट उसकी बात तो सुनो। तो सरकार ने ये बोला है कि भाई साहब आप उसको क्या बोलो, उसका कंटेंट जो है कोई भी आप यूं डिलीट यूं नहीं कर सकते मर्जी से, तुम्हारे को उसको, अगर तुम वो किसी का भी कंटेंट डिलीट करते हो तो तुम्हारे को उसका फेयर रीजन देना पड़ेगा, और उसकी भी सामने वाले की जो बात है तुम्हारे को या उसका पक्ष जो है वो तुम्हारे को सुनना पड़ेगा। समझ गए भी चीज को, ठीक है। उसके बाद में और सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने कहा है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, कुछ 1-2 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपने यूजर्स की ऑनलाइन सिक्योरिटी, सेफ्टी और उनकी जो डिग्निटी है, ठीक है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा, इसको सिक्योर रखना पड़ेगा, ये उनकी जिम्मेदारी है। अभी तक इस चीज को समझना सबसे बड़ी ही विडंबना कह सकते हो आप, कि यहाँ पर हमारे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, गूगल के भी प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे खूब यहाँ पर पैसा कूटते हैं। इंडिया के अंदर पहली चीज तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है और बहुत अच्छा मिडिल क्लास मार्केट है, और जितना पैसा भी अच्छा खासा है, ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है, इस कारण से पैसा भी अच्छा खासा है, और सबसे बड़ी बात डेटा बहुत है। और आप डेटा की वर्तमान समय के अंदर कहा जाता है भाई डेटा इज न्यू ऑयल, डेटा इज असेट, ठीक है। तो जिसके पास जितना ज्यादा डेटा होगा उसके पास में उतना ही कितना पावर होगी, उसके पास उतना ही ज्यादा पैसा होगा। तो अब जितनी
ये कंपनियां सारी की सारी जो है यहाँ पर इतना ज्यादा पैसा अर्न करती हैं, इतना ज्यादा यहाँ से डेटा कलेक्ट करती हैं, पूरा फायदा ही फायदा है। लेकिन जब भी जिम्मेदारी की बात आती है ना, ये हाथ खड़े कर देती है। कि वैसे हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कि जैसे आप ये देखो कि फेसबुक के ऊपर बहुत सारी लड़कियों के फेक अकाउंट चलते हैं, बहुत सारे। एंजल प्रिया खूब ही बने घूम रहे हैं, कई तो एंजल प्रिया बने घूम रहे हैं, कईयों के तो आपने देखा होगा फेक अकाउंट बना दिए जाते हैं और उसके ऊपर गंदी गंदी चीजें जो है या गंदी चीजें पोस्ट जो होती है वो शेयर की जाती है। ये प्रॉब्लम आपने देखी होगी। साइबर स्टॉकिंग की समस्या आपने देखी होगी। आप एक बार चीज को सोच करके देखो कि आप अगर मैं तो मेरी तो क्यों ही लें बात, पर कोई भी व्यक्ति जो है अगर किसी लड़की को घूर रहा है और उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ठीक है, तो ये अपराध है कि नहीं है? अब ये भले भौतिक रूप से हो और भले ये साइबर वर्ल्ड के अंदर हो, कहीं पर भी हो। अगर हमारे यहाँ पर आप ये जैसे जयपुर की बात करें आप, कि जयपुर के अंदर कोई भी इस तरीके की घटना होती है, किसी महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना होती है या बदतमीजी की घटना होती है, हम तुरंत पुलिस को बोलते हैं ना, सरकार कर क्या रही है, सो रही है क्या? पुलिस वो कतन क्या कर रही है, सो रही है क्या? पुलिस की तो हम तुरंत जवाबदेही जो है वो सुनिश्चित कर देते, गालियां देना शुरू हो जाते हैं हम पुलिस को। और वहीं पर आप ये देखो, जब तो सेम ही चीज वहां पर होनी चाहिए ना, कि जब फेसबुक के ऊपर इस तरीके की हरकत होती है, आप में से जो भी फीमेल्स हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझती हैं कि उनको कैसे कैसे आपत्तिजनक मैसेज मिलते हैं, कैसे कैसे उनके कमेंट्स आते हैं, वो सारी चीजें होती है। साइबर स्टॉकिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है उनके साथ में। और उसके ऊपर फेसबुक ने क्या एक्शन लिया भाई? यहाँ पर पुलिस को और सरकार को तो हम गालियां दे देते हैं और फेसबुक अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है, व्हाट्सएप अपनी जिम्मेदारी से बच जाता है। बच्चियों का आप देखते हो कि भाई बच्चों के साथ कोई इस तरीके की घटना हुई होती है, ठीक है, रेप वेप हुआ होता है, कुछ भी ऐसा, और उसके फोटोज वायरल हो जाते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, फोटोज वीडियो वायरल हो जाते हैं। और कुछ कोई एक्शन लिया आज तक व्हाट्सएप ने उसके ऊपर? कोई 100 में से कोई 2 या 5 ऐसी चीजों के ऊपर व्हाट्सएप ने लिया होता है। बाकी के अंदर फिर उस बच्ची की इज्जत तुमने पूरे इंडिया के अंदर धज्जियां उड़ा दी, तुम्हारे प्लेटफॉर्म के कारण हुआ है ये, लेकिन उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये अब नहीं चलेगा। सरकार ने साफ और सीधा सा बोला कि आपके जो यूजर्स है, तुम पैसा सारा कूट रहे हो, तुम डेटा सारा यहाँ से ले रहे हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात आती है, अरे नहीं नहीं नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की, भाई हम तो वो कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है बस। तो सरकार ने कहा ना, अब ऐसा नहीं चलेगा, ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी। आपको आपके जो भी यूजर्स हैं उनकी ऑनलाइन सेफ्टी और डिग्निटी जो है आपको इंश्योर करनी ही पड़ेगी। तो अगर ऐसा कोई भी कंटेंट या ऐसी कोई भी पोस्ट होती है जिससे किसी यूजर की गरिमा जो है या सुरक्षा जो है उसको हानि पहुंचती है, तो आपको वो कंटेंट जो है विद इन 24 आवर्स जो है आपको शिकायत के 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए भी चीज को? आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि फेसबुक के ऊपर लाइव आकर के और कोई व्यक्ति दूसरे की, जैसे हुआ ही था, हत्या कर देते हैं, कई आत्महत्या कर रहे हैं, और फेसबुक क्या कर रहा है उसके ऊपर? एक भी आत्महत्या होती है, आप देखो सरकार को और पुलिस को और जवाबदेह ठहराया जाता है कि हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारी सरकार कर क्या रही है कि आत्महत्या करनी पड़ी है इसको, और वहां पर फेसबुक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उनके अंदर उनकी भी भाई पैसा सारा तुम कूट रहे हो, क्योंकि वो वायरल होती है वो सारी की सारी चीजें, और उससे जबरदस्त ट्रैफिक जनरेट होता है, जबरदस्त पैसा आता है इनके पास में। लेकिन अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती थी, हाथ खड़े कर देते। सरकार ने कहा ना, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये बात हुई है। अब इसके अंदर आप में से कईयों को ये चीज लगेगी कि यार ये और ये जो है, दोनों जो पॉइंट है ये थोड़े से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कि एक तरफ तो सरकार कह रही है कि भाई साहब कोई भी कंटेंट डिलीट करने से पहले तुम्हारे को वो कहते हैं कि सामने वाले को उसका पक्ष रखने का वो कहते हैं मौका देना पड़ेगा। यहाँ कह रहे हो 24 घंटे के अंदर अंदर हटाओ। तो देखो बात यह है कि यहाँ पर जो है किसी व्यक्ति की सेफ्टी और जो डिग्निटी है उससे जुड़ी हुई बात है, तो इसलिए आपको उसके ऊपर काम करना जरूरी है। कोई सामान्य आपकी कोई कंप्लेन होती है तो उसके अंदर आप उसको अपॉर्चुनिटी दो, इसके अंदर भी दे दो, लेकिन पहले वो कंटेंट हटाओ, और उसके बाद में अगर वो लगता है तो वो आप वापस से उसको कहते हैं कि री इंस्टॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, जैसे आप पॉलिटी के अंदर ये चीज पढ़ते भी हो भाई कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है उससे संबंधित मामलों के अंदर न्यायालय जो है विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स जो है वो सुनवाई करता ही करता है। बाकी मामलों के अंदर आपने देखा होगा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख चलती रहती है, लेकिन उन मामलों में नहीं होता है जहां पर भी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता तक की बात होगी, ठीक है, तो वहां पर तुरंत सुनवाई होती है। तो वैसा ही यहाँ पर सरकार ने जो है थोड़ा सा स्पेशल प्रोविजन करा है। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी करी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोले तो आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, जो आपका ट्विटर है, टिकटॉक है, इस तरीके के जो भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हो उनके लिए। कहीं से भी आपको लगता है कि इसके अंदर आपको लगा कहीं से भी कि सरकार द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने की वो कहते ना कोशिश की जा रही है? कहीं पे भी इन पॉइंट्स के अंदर लगा आपको
कि सरकार जो है ये ट्विटर और इनको जो है वो कतन रोक देना चाहती है, फेसबुक और ये जो है इनको रोक देना चाहती है, सरकार सब पे कंट्रोल कर लेना चाहती है। कहीं पे भी लगा कि सरकार कोई कंट्रोल करना चाह रही है। सारी चीजें जो है भारत की और भारत की जनता के हितों से जुड़ी हुई है। भारत के अंदर ये कंपनियां यहाँ से करोड़ों रुपए कमाती हैं, यहाँ पर बिल्कुल वो इत्तू सा टैक्स देती हैं सिर्फ और सिर्फ, और यहाँ से समझना इस चीज को, यहाँ से जबरदस्त पैसा जनरेट करती हैं ये। दूसरा, जबरदस्त डेटा इनको यहाँ से मिलता है और इस सारे को यूटिलाइज करके ये बहुत बढ़िया रेवेन्यू कमाती हैं। लेकिन उस रेवेन्यू का टैक्स ये यहाँ पर नहीं देती हैं, ये कंपनियां देती हैं यूएसए के अंदर। भारत को कोई उससे रिलेटेड, डेटा से रिलेटेड कोई टैक्स नहीं देती हैं। भारत का डेटा भारत में सेव भी नहीं रखती हैं, ये फॉरेन के अंदर सेव रखती हैं। भारत का डेटा भारत से बाहर जा रहा है और भारत के अंदर ये धड़ल्ले से काम कर रही है। अकाउंटेबिलिटी इनकी कोई नहीं, कुछ भी नहीं है। तो भाई फिर कैसे काम चलेगा? भारत में काम कर रहे हो तो भारत के नियम कायदों के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। भारत की संप्रभुता जो है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसकी अखंडता जो है उसके अंदर भी अगर आप गड़बड़ करते हो तो आपकी जिम्मेदारी उसके अंदर बनेगी। भारत के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, उनके भी जो प्रॉपर राइट्स हैं वो सुनिश्चित करने पड़ेंगे। गलत गड़बड़ कर रहे हो तो आपको उसके अंदर फिर सजा का भागीदार भी आपको होना पड़ेगा। तो वो ही सरकार ने किया है। सरकार हमारी है, ठीक है, इसके अंदर कोई मनमोहन सरकार, मोदी सरकार नहीं होती है। सरकार हमारी होती है, भारत की जनता की होती है। तो वो जो भी कर रही है वो हमारी भलाई से रिलेटेड ही कर रही है। तो अगली बार जब भी आप ट्विटर या इंस्टाग्राम या फेसबुक की बात करो तो उस वक्त थोड़ा सा सोचना कि ये गाइडलाइंस बेसिकली हैं क्या, ठीक है, और क्या सरकार द्वारा वो कहते हैं खुद के फायदे के लिए इसके अंदर कोई बात करी गई है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी जो चीजें हैं वो यूजर्स की या भारतीय जनता जो है या भारत जो है उसके फायदे से रिलेटेड है। समझ में आ गया भाई? चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आईटी रूल्स 2021 की। उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि अपन 3 एस्पेक्ट में चीजें देखेंगे। एक सोशल मीडिया के लेवल पर, दूसरा हम देखेंगे डिजिटल मीडिया, तीसरा देखेंगे हम ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लेवल पर। तो सोशल मीडिया के लेवल पर जो गाइडलाइन सरकार ने जारी करी है, जो बातचीत सरकार ने करी, वो हम देख चुके। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी करी है कि उनको क्या क्या करना पड़ेगा। तो उससे पहले ये समझो कि ये डिजिटल मीडिया किसे कहा जाता है, या डिजिटल मीडिया जो श्रेणी है, कैटेगरी है, इसमें कौन कौन शामिल होता है। तो डिजिटल मीडिया जो है इसके अंदर इस चीज को समझो कि 3 चीजें आएंगी इसके अंदर आपके। देखो, एक होता है आपके ऑडियो, एक होता है आपके वीडियो, और एक होता है आपके टेक्स्ट, ठीक है। तो ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट, ये 3 तरीके की चीजें होती है जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन जो है उसको शेयर कर सकते हो। यदि ये तीनों चीजें किसी न किसी रूप में यदि डिजिटल माध्यम पे हो तो ये किसके अंदर आएगी? आपके डिजिटल मीडिया के अंदर आएगी। ये चीज को ध्यान रखना भाई, ठीक है, कि भाई जो भी मैसेज या जो भी चीज, जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो, भले वो ऑडियो रूप में हो, भले वो वीडियो रूप में हो, भले वो टेक्स्ट रूप में हो, टेक्स्ट का मतलब लिखित जो होता है आपका, उस रूप में हो, और वो डिजिटल माध्यम से अगर शेयर की जाती है, आपस में संप्रेषित की जाती है, तो वो किस में आएगी? डिजिटल मीडिया के अंदर आएगी, डिजिटल मीडिया की कैटेगरी के अंदर आएगी। अब इस चीज को समझो, जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो भाई जो आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं वो इसके अंदर आती हैं, आपके पॉडकास्ट होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, आपके आप ब्लॉग्स जो लिखे जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं, व्लॉग्स होते हैं कुछ वीडियो वाले, ठीक है, वो इसके अंदर आते हैं, डिजिटल मीडिया के अंदर आते हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब इसके अंदर आती हैं। ऑनलाइन जो आजकल आप टीवी देखते हो वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो सब इसके अंदर आती है। ये डिजिटल मीडिया है। तो डिजिटल मीडिया के ऊपर अगेन मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीजें ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट रूप के अंदर जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल होती हैं, वेबसाइट हो गया आपके, जैसे आज तक टीवी चैनल है उसकी जो मोबाइल एप्लीकेशन होगी वो डिजिटल मीडिया में आएगी। बीबीसी है, बीबीसी की जो मोबाइल एप्लीकेशन होगी वो इसके अंदर आएगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप, जैसे दैनिक भास्कर पढ़ते होगे, द हिंदू पढ़ते होगे, जो भी आप पढ़ते होगे, जागरण पढ़ते होगे, तो उसके जो ऑनलाइन एप्स हैं वो इसके अंदर आती हैं। समझ रहे हो चीज को? जो व्लॉग्स बनाए जाते हैं वो सारे के सारे इन्हीं के अंदर आते हैं। कोई पॉडकास्ट होते हैं वो इन्हीं के अंदर आते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपके डिजिटल मीडिया की बात हुई। तो डिजिटल मीडिया जो है इसको रेगुलेट करने के लिए, इसके विनियमन के लिए सरकार ने क्या बात बोली है? तो देखो, इसके लिए सरकार ने जो है 3 चीजें बोली है। 3 चीजें कैसे? सरकार ने सबसे पहले बोला है कि देखो, मैंने आपको बोला डिजिटल मीडिया जो है उसके अंदर 3 चीजें आती है भाई आपके। एक तो आ गया आपका टेक्स्ट टाइप का, जिसके अंदर ब्लॉग आ गए, वेबसाइट हो गई, वो सारी की सारी चीजें आ गई। एक आता है आपका ऑडियो वीडियो, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं। तो
तो यदि कोई चीज टेक्स्ट से रिलेटेड है, यानी कि लिखित संदेश से रिलेटेड है, वेबसाइट के ऊपर पढ़ रहे हो आप या किसी ब्लॉग के ऊपर पढ़ रहे हो, तो उनके लिए सरकार ने क्या बोला है कि उनको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो जारी किए गए जर्नलिस्टिक कंडक्ट हैं उनका पालन करना होगा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बेसिकली क्या है कि भारत के अंदर जितने भी प्रेस समझते हो आप, ठीक है, जो न्यूज़पेपर और ये जो है आपके, तो इन सारों ने मिल करके एक खुद के लेवल पर, सरकार का नहीं है ये, उन्होंने खुद के लेवल पर एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का निर्माण किया है, स्वनियामक संस्था की जो है वो गठन किया हुआ है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये रजिस्टर्ड है, ये सरकार के तहत रजिस्ट्री इनको करवानी पड़ती है, लेकिन है क्या, ये सरकार का नहीं है, ये उन्होंने खुद ने बनाया हुआ है। जितनी भी आपके प्रेस से रिलेटेड जो एंटिटीज हैं, इन्होंने मिलकर आपस में बनाया हुआ, खुद से बनाया हुआ। तो उसके द्वारा पत्रकारों के लिए कुछ आचरण जो है वो कुछ निर्धारित किए गए, भाई ये काम जो है ये करें, ये पत्रकारिता के कुछ मानदंड है, इनका पालन करें। तो वो ही सेम चीजें जो है कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यदि इस प्रकार का कोई कंटेंट जारी करता है तो उसको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, यदि कोई ऑडियो वीडियो इस तरीके की कोई चीज होती है तो उसके लिए सरकार ने क्या कर रखा है भाई, जो वीडियो वाली चीजें हैं उनके लिए सरकार ऑलरेडी एक पहले से केबल टीवी नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट लेकर के आई हुई है, ठीक है। और उसके तहत सरकार ने प्रोग्राम कोड जो है, प्रोग्राम संहिता बना रखी है कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप ऑडियो या वीडियो प्रसारित करते हो तो उसके लिए कुछ नियम कायदे सरकार ने पहले से इस अधिनियम एक्ट के तहत बना रखे हैं, और उन्हीं नियमों का पालन करना होगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू। यदि कोई ऑडियो या वीडियो शेयर करने वाला प्लेटफॉर्म है तो उसको, ठीक है, कोई अलग से सरकार ने नहीं बनाए हैं इसके अंदर चीजें। सरकार ने ये बोला है वही फेयर चीजें हैं कि भाई जो ऑलरेडी प्रेस के लिए जो चीजें चल रही है, ठीक है, लिखित जो टेक्स्ट होता है आपके लिए, उसके लिए जो चीजें चल रही है, अब वो चीजें डिजिटल आप कर रहे हो तो आपको सेम वही पैरामीटर आपको फॉलो करने। ऑडियो वीडियो के लिए जो ऑलरेडी दूसरों के लिए है वही पैरामीटर आपको फॉलो करने, कोई नया सरकार ने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, ठीक है। और तीसरी सरकार ने क्या बात बोली है कि एक 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो इनको डेवलप करनी पड़ेगी प्रत्येक डिजिटल मीडिया वालों को। अब ये 3 स्तरीय जो शिकायत निवारण प्रणाली क्या है, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। बाकी ये चीज आपको समझ में आ गई कि डिजिटल मीडिया के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइन जारी करी है। अब इस चीज को समझना, ये देखने से आपको कहीं पे भी लगा क्या कि सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उनका टेटुआ दबाया गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है या फ्री स्पीच जो है उसको रोका जा रहा है किसी भी तरीके से? लगता है कुछ भी नहीं किया सरकार ने। ऑलरेडी प्रेस के लिए प्रेस की ही खुद की ही एक एसोसिएशन है, उन्होंने खुद ने बना रखी है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, और उन्होंने ही कुछ नियम मानदंड तय किए हैं और उन्हीं की पालन करने का बोला है सरकार ने। दूसरा, एक अधिनियम ऑलरेडी सरकार जो है आपके टीवी चैनल्स और ये जो वीडियो ऑडियो जो जारी प्रसारित किए जाते हैं उनके लिए जो नियम बना रखे हैं उन्हीं को इन्हें फॉलो करना है, कोई अलग बात नहीं करिए, ठीक है। तो जब पहले हल्लम वो कहते हैं चिल्लम चिल्ली नहीं थी तो अब क्यों हो रही है, ठीक है। तो सरकार ने कुछ भी नया नहीं बोला है, बस एक चीज और है कि 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है ये भी इनको अपनानी पड़ेगी। वो क्या है उसकी बात अपन थोड़ी देर बाद में करेंगे। समझ में आ गया भी डिजिटल मीडिया क्या होता है और डिजिटल मीडिया को वो कहते हैं रेगुलेट करने के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी करी है इस ये जो आईटी रूल्स 2021 के तहत। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। देखो अपन ने शुरुआत में क्या बोला था कि ये जो आईटी रूल्स 2021 है या ये जो गाइडलाइंस है इनको अपन 3 स्तर पर देखेंगे। सबसे पहला सोशल मीडिया, उसके बाद डिजिटल मीडिया, और अब हम बात करेंगे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, ठीक है भाई। तो ये आपकी डिजिटल मीडिया वाली बात हो गई कंप्लीट। अब बात करते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी करी है। तो उसके लिए पहले ये समझते हैं ओटीटी क्या होता है। ओटीटी का मतलब होता है ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे वर्तमान में कोरोना टाइम के अंदर हमारे यंगस्टर्स के बहुत बड़े वो कहते हैं कि ये सहायक बन के उभरे हैं हमारा टाइम पास करने के अंदर। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे आपका नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम वीडियोज हो गया आपका, ठीक है, G5 हो गया, आपके सोनी लिव जिसके ऊपर कपिल शर्मा वाला शो आता है आपका, वूट जिसके ऊपर आप सबका फेवरेट बिग बॉस आप देख सकते हो, नेटफ्लिक्स और ये सब तो आपको पता ही है, मैक्स प्लेयर है, इस तरीके के यूट्यूब जो है ये भी इसी के अंदर आता है। तो ये आपके क्या है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से कोई भी ऑनलाइन आपका जो वीडियो है या फिर कोई वेब सीरीज है या डॉक्यूमेंट्री है या कोई मूवी है, ठीक है, वो लोगों तक सीधे पहुंचाया जाता है डिजिटल माध्यम से। तो उन्हें कहा जाता है आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। ये समझ ही गए होंगे आप एग्जांपल से, डिज्नी हॉटस्टार जिस पर आप आईपीएल देखते हो, ये सारे के सारे। तो इनको
वो कहते हैं गवर्न तो नहीं कह सकते, रेगुलेट करने के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइंस जारी करी है उनको देखते हैं। तो सरकार ने 2 बातें बोली है भाई इनके लिए। पहली बात तो सरकार ने ये बोली है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को जो भी कंटेंट ये लोग प्रकाशित करते हैं या जो भी कंटेंट इनके द्वारा पब्लिक के सामने रखा जाता है, उस कंटेंट को ये लोग क्या करेंगे कि 5 कैटेगरी के अंदर, 5 जो श्रेणियां हैं उनके अंदर बांटेंगे और उन श्रेणियों को, वो जो कैटेगरी होगी उसको वहां पर क्लियरली वहां पर मेंशन करेंगे, ताकि व्यक्ति जो भी उस कंटेंट को देखने जा रहा है उसको क्लियरली पता चले कि ये इस कैटेगरी का कंटेंट है। बस सिंपल सी इतनी सी बात बोली है सरकार ने कि जो भी आपकी ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, भले ही आपका प्राइम वीडियो है, इनको क्या करना होगा, 5 कैटेगरी बनानी होगी और उन 5 कैटेगरी के अंदर क्या करना होगा, जो भी इनका कंटेंट है उनको उस अकॉर्डिंगली उसके अंदर शिफ्ट करना होगा, ठीक है, क्लासिफाई करना होगा और क्लियरली वहां पर दिखाना होगा। और 5 कैटेगरी कौन सी है? सबसे पहली कैटेगरी है यूए, जिसको आप कह सकते हो यूनिवर्सल या अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, कि जिसकी पहुंच सब तक होगी, किसी के लिए भी ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, हर कोई देख सकता है। अगली कैटेगरी होगी यूएस 7+, जिसको 7 साल की उम्र से अधिक वाले ही देख सकते हैं ऐसा कंटेंट। तीसरी कैटेगरी होगी यूए 13+, जिसको 13 साल से अधिक उम्र वाले ही देख सकते हैं। और चौथी कैटेगरी होगी यूए 16+, ऐसा कंटेंट जिसको 16 साल से अधिक उम्र वाले ही देख सकते हैं। और ये जो यूए 13+ और 16+ है ना, इसके लिए सरकार ने क्या बोला है कि इनको, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको पेरेंटल लॉक की व्यवस्था करनी होगी। अभी पेरेंटल लॉक का क्या मतलब हुआ कि बच्चा तभी देख सकता है ये 13+ वाला और 16+ वाला। पहली बात तो वो 13+ होना चाहिए और वो 16+ होना चाहिए, और दूसरी बात कि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करें, यानी कि पेरेंट्स की देख रेख के अंदर ही हो सकता है ये चीज। तो ये करना पड़ेगा, तरीके से सलीके से करना पड़ेगा, यूं ही टाइम पास के तरीके से नहीं कि हाँ पेरेंटल लॉक तुमने जस्ट लगा रखा है, नहीं, आपको बिल्कुल प्रॉपर मैकेनिज्म उसके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वास्तव में ये अपने पेरेंट्स की अनुमति के बाद ही देख पाए या उसको एक्सेस कर पाए। और 5वीं जो कैटेगरी है सरकार ने कहा है इनको बनाने की, वो है ए बोले तो एडल्ट, ठीक है, जिसको 18+ वाले जो हैं वो देख सकते हैं। और 18+ वाले, उसके भाई 18+ वाले सारे डिसीजन खुद से ले सकते हैं, जब वो वोट दे सकते हैं, भारत की सरकार को चुन सकते हैं, ठीक है, और अपना जीवन साथी चुन सकते हैं, तो फिर उनके लिए कोई सा भी डिसीजन किसी और से लेने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ये इंश्योर करना होगा कि ही और शी इज, वो कहते हैं कि 18+, कि वो 18 से अधिक आयु वाले। और इसके लिए अभी तक क्या होता था, सिर्फ वहां पर एक आपके पास पॉपअप आता था जब भी आप ऐसा कोई 18+ का कंटेंट देखने जाते थे, तो बस जस्ट ये लोग क्या करते थे, फॉर्मेलिटी करते थे आज दिन तक कि आर यू 18+। और भले ही तुम 12 साल के थे, भले ही तुम 13 साल के थे, भले ही तुम कब के थे, अपन ने कभी भी ये किया कि नहीं हम 18+ नहीं है, हम ये नहीं देखेंगे। अपने तो हमेशा ये करते थे, यस आई एम 18+, ठीक है। तो सरकार ने कहा अब ऐसा नहीं चलेगा, आपको एज वेरिफिकेशन मैकेनिज्म प्रॉपर डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे को इंश्योर करना पड़ेगा कि सामने वाला जो देख रहा है इस कंटेंट को वो सच में 18+ है। तो सरकार ने ये सिंपल सी इतनी सी चीज बोली है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को कि भाई जो भी आप कंटेंट पब्लिक के सामने रखते हो उसको 5 कैटेगरी के अंदर बांट दो और वो 5 कैटेगरी जो है वहां पर क्लियरली मेंशन कर दो। वर्तमान में नहीं तो क्या होता है, ये लोग बस छोटा सा जो है वो वहां पर लिख देते हैं 18+ या 16+, और उसके आगे ये लोग छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। जैसे आपने प्राइम वीडियोज या नेटफ्लिक्स देखा हो तो उसके अंदर कि भाई सेक्सुअल कंटेंट, या फिर वो कहते हैं फाउल लैंग्वेज, कि भाई खराब लैंग्वेज है इसके अंदर, या इस एडल्ट कंटेंट है, या फिर गालियां हैं, इस तरीके की चीज बस छोटा सा मेंशन कर देता है। वहीं पे सरकार ने अब क्या बोला है, भाई साहब जैसे सिगरेट के पैकेट के ऊपर क्लियरली वार्निंग होती है ना, बड़ी बड़ी वार्निंग होती है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मर जाओगे, उस तरीके से, तो तुम्हारे को कंटेंट जो है ना क्लियरली वहां पे बताना पड़ेगा किस कैटेगरी का है। समझ गए चीज को? बस इतनी सी सरकार ने बात बोली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, और कुछ भी नहीं। कहीं से लग रहा है तुम्हारे को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो उनका गला घोट दिया गया, नेटफ्लिक्स और ये जो प्राइम वीडियो और ये जो है, अब तो मतलब इनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की ऐसी हो जाएगी। आपको याद करो, आप जब ये थोड़े टाइम पहले जब ये गाइडलाइंस जारी हुई थी, उस वक्त ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स वाले, ये जो वेब सीरीज वाले ये जो थे ना, इन्होंने बहुतों ने कहा था कि सरकार को इसको रेगुलेट नहीं करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए। कहीं से भी लग रहा है क्या कि सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश करी है? तो पहले ऐसी कभी भी चीजें आए तो आपको उनकी तरह, वो कहते हैं ना कि सीधे जजमेंट पर नहीं पहुंचना है, जजमेंटल नहीं होना है। पहले चीजें हमारे को पूरी पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए कि सरकार ने क्या बात करी है, और उसके बाद में हमारे को उसको जो है एनालाइज करना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। समझ गए भी? तो कहीं से भी सरकार जो है इनका ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का टिटवा नहीं दबा रही है, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको अपना क्या बोलते हैं सप्रेस नहीं किया जा रहा है।
और सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को क्या बोला कि भाई साहब आपको 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी, 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र जो है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। याद करो अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी यही बात करी थी और इसके लिए भी अपन सेम ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि दोनों के लिए सरकार ने सेम ही बात बोली है तो इसलिए हम इस पॉइंट को एक साथ देख लेंगे। और ये पॉइंट किसके लिए है, याद करो सोशल मीडिया के लिए नहीं है, डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए। समझ में आ गई बात। चलिए तो अब अपन बात करते हैं 3 टियर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, यानी कि 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अपनानी होगी, ठीक है। तो उसकी बात करते हैं। तो सरकार ने क्या बोला है, पहले स्तर पर सबसे पहले इनको क्या करना होगा कि प्रत्येक ओटीटी प्लेटफॉर्म को और प्रत्येक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को अपने लेवल पर, खुद के लेवल पर, ठीक है, कि नेटफ्लिक्स को अपने लेवल पर, प्राइम वीडियोस को अपने लेवल पर, बीबीसी वाले जो है उनको अपने लेवल पर, अगर बीबीसी इंडिया में ऑपरेट कर रहा है तो, ठीक है, बाहर की बात नहीं है, इंडिया की अगर जो चीजें हैं उसके लिए बीबीसी जो हिंदी है उसको करना पड़ेगा, आज तक वाला जो है उसको अपने लेवल पर करना होगा। तो सबको अपने लेवल पर, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको अपने लेवल पर क्या करना होगा, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर GRO, शिकायत निवारण अधिकारी जो है उसकी नियुक्ति करनी होगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, नाम अपने आप में बता रहा है इसका कि ये व्यक्ति क्या काम करेगा, तो ये जो भी शिकायतें इनको मिलेगी, जो भी ग्रीवेंसेस इनको डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मिलेंगी, उनको 15 दिनों के भीतर उन शिकायतों का निवारण करने की कोशिश करेगा, उन पर एक्शन लेने की जो है उन पर एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा। समझ गए भी चीज को। तो ये है आपके फर्स्ट ईयर की बात, पहले स्तर की बात। अब अपन बात करते हैं सेकंड ईयर की, ठीक है, कि दूसरे स्तर पर सरकार ने क्या बोला है। तो दूसरे स्तर पर सरकार ने ये बोला है, पहले स्तर पे तो बोला था देखो कि एक ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो है GRO उसकी नियुक्ति करनी है। दूसरे टीयर पे सरकार ने क्या बोला है दूसरे स्तर पर कि भाई आपको एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी जो है उसका निर्माण करना होगा, स्वनियामक संस्था या निकाय जो है उसका निर्माण करना होगा। अब ये स्वनियामक संस्था जो है ये क्या होती है, देखो भाई अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, स्वनियामक संस्था है। ये जो आपके प्रेस की बहुत सारी एंटिटीज हैं उन्होंने मिलकर के खुद के लेवल पर बनाई। तो एग्जैक्टली सरकार ने वही बोला है कि भाई जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे मिलकर के अपने लिए, और जितने भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो मिलकर के अपने लिए एक स्वनियामक संस्था जो है या निकाय जो है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, उसका निर्माण कर लें, अपने लेवल पर कर लें। सरकार नहीं करेगी, ये सारे मिलके खुद के लेवल पर कर लें, ठीक है। तो ये सारे के सारे कलेक्टिवली, अभी तक इससे पहले वाला क्या था, अपने अपने लेवल पर कर रहे थे, ये लोग मिल करके करेंगे। OTT प्लेटफॉर्म्स खुद सारे के सारे मिल करके और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सारे के सारे मिल करके ये लोग अपने लेवल पर कलेक्टिव लेवल पर ये लोग क्या करेंगे, एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी या स्वनियामक संस्था निकाय का गठन करेंगे। अब ये जो होगा इसका क्या स्ट्रक्चर होगा स्वनियामक संस्था का, तो इसके अंदर देखो 6 मेंबर्स होंगे, 6 सदस्य होंगे और एक इसके अंदर चेयरपर्सन होगा। जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा या फिर कोई प्रोमिनेंट पर्सन हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 7 लोग इसके अंदर हो सकते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा और 6 मेंबर हो सकते हैं। उसके बाद में ये ऐसे नहीं मर्जी पड़ी उसने बना दी, ऐसे नहीं, ये सारे के सारे मिलकर के बनाएंगे और देन उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत, ठीक है, जो हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है उसके द्वारा फिर इसकी रजिस्ट्री की जाएगी। जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो भी एक अधिकृत निकाय है, उसी प्रकार से ये जो बनाएंगे स्व नियामक संस्था उसको भी क्या किया जाएगा, अधिकृत करवाया जाएगा, इस मिनिस्ट्री के अंदर पंजीकरण करवाया जाएगा। फिर इसका काम क्या होगा, फंक्शनिंग क्या होगी, तो भाई जो भी OTT प्लेटफॉर्म द्वारा GRO की नियुक्ति की गई थी, ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर जो है उनकी नियुक्ति की गई थी, अगर वो 15 दिन के अंदर किसी शिकायत का निवारण नहीं कर पाता है या फिर ढंग से उसका निवारण नहीं करता है, ऐसा सामने वाले को लगता है, तो वो क्या होगा, वो जो चीज है या वो जो शिकायत है वो इनके द्वारा सुनी जा सकेगी, ठीक है। तो 15 दिनों के भीतर अगर GRO जो है वो संतोषजनक रूप से सेटिस्फैक्टरली अगर वो काम नहीं करता है, टैकल नहीं करता है उनको जो ग्रीवेंसेस हैं उनको, तो फिर ये जो स्वनियामक संस्थाएं हैं ये उस शिकायत को देखेंगे। अब देखो जब आप किसी भी कोई काम करवाना चाह रहे हो तो आपको उसको शक्तियां जो हैं, पावर्स जो हैं वो भी देनी पड़ेगी, ताकि क्या हो कि भाई वो काम अपना करवा सके, वरना क्या है बिना दांतों वाले शेर की बात हो जाएगी, कोई नहीं डरेगा। तो इनको क्या शक्तियां दी गई है, इस स्वनियामक संस्था को क्या शक्तियां दी गई है, क्या पावर्स दी गई है, तो जो भी कंटेंट इनको लगता है कि यार ये गलत है, ठीक है, कोई भी अगर इनको आपत्तिजनक कोई कंटेंट लगता है तो ये क्या कर सकते हैं, उसको उस कंटेंट के उस हिस्से को
सेंसर करने की बात कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, या फिर उस पूरे के पूरे कंटेंट को जो है सेंसर करने या डिलीट करने का ऑर्डर ये लोग दे सकते हैं। और ये ध्यान रखना, ये स्वनियामक संस्थाएं इनके खुद के द्वारा एस्टेब्लिश की जाएगी। कहीं से भी लगा कि सरकार को इनकी ज्यादा एस्टेसी करने पे लगी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ गए भी चीज को, ठीक है। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं थर्ड टीयर की, तीसरे स्तर की। तीसरे स्तर पर सरकार द्वारा क्या बोला गया है, ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है वो डेवलप की जाएगी। तो देखो, दो लेवल जो है, दो टीयर जो है वो तो हो गए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खुद के लेवल पर। अब इन्होंने जब कर लिया ना, तो इसके ऊपर सरकार द्वारा क्या है, एक निगरानी तंत्र, ओवरसाइट मैकेनिज्म जो है वो डेवलप किया गया है कि ये सारी चीजें हो जाए। इसके ऊपर एक सरकार ने खुद के लेवल पर एक ओवरसाइट मैकेनिज्म, निगरानी तंत्र विकसित किया है, जिसके तहत, हाँ, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है उसके द्वारा इस निगरानी तंत्र को विकसित किया गया है। और इस निगरानी तंत्र या ओवरसाइट मैकेनिज्म में काम कौन करेगा, तो एक इंटर डिपार्टमेंटल आपकी कमेटी बनाई जाएगी, अंतर विभागीय समिति जो है उसका गठन किया जाएगा, जो क्या करेगी, पहला काम तो ये करेगी कि ये जो स्वनियामक संस्थाएं हैं आपकी जो बनाई गई होंगी, उनके द्वारा यदि किसी शिकायत को प्रॉपरली टैकल नहीं किया गया है तो उसको देखने का काम ये करेंगे, ठीक है। और दूसरा काम क्या करेंगे कि ये जो स्वनियामक संस्थाएं हैं, इनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है या इनकी जो कार्य प्रणाली है, ये कैसे काम करेंगी, इनके भी तो कुछ नियम कायदे होने चाहिए, कुछ छोटी मोटी चीजें, गाइडलाइन कुछ तो होनी चाहिए, वो निर्मित करने का काम कौन करेगा, तो ये अंतर विभागीय समिति या इंटर डिपार्टमेंटल जो कमेटी है ये करेगी। समझ गए भी चीज को, तो ये होगी ओवरसाइट मैकेनिज्म, निगरानी तंत्र, जो इन सब के ऊपर क्या करेगा, निगरानी रखने का काम करेगा, ठीक है, ओवरसाइट रखने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के ये 3 स्तरीय, 3 टीयर ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है ये डेवलप करने की बात सरकार ने करी है, ठीक है। किस किस के लिए, तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए और साथ ही साथ में आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, इन दोनों के लिए। तो कुल मिलाकर के ये जो आईटी रूल्स हैं या फिर इंटरमीडिएट गाइडलाइंस फॉर डिजिटल मीडिया एंड एथिक्स कोड जो है, ये हमने डिस्कस कर लिए। इसके अंदर जो फैक्चुअल चीजें थी या सरकार द्वारा जो बातें करी गई उनको हमने देख लिया कि सोशल मीडिया के लिए सरकार ने क्या बात बोली है, डिजिटल मीडिया के लिए सरकार ने क्या बात बोली है, और उसके बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनके लिए सरकार ने क्या गाइडलाइंस जो है वो जारी करी है। तो वो सारी की सारी बातें हमने कर ली। तो कहीं से भी आपको इसके अंदर लगता है क्या कि सरकार द्वारा जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबाने की बात की गई है, कहीं से भी सरकार जो है वो इन कंपनियों को कंट्रोल में कर लेना चाहती है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। सरकार ने जो है भारतीय जनता और भारत के हितों का ध्यान रखते हुए ये सारी की सारी चीजें करी है। परंतु देखो, फिर भी सरकार ने जो तुरुप का इक्का है आपका, ठीक है, वो खुद के पास में रखा है। और वो क्या है, सरकार ने जो इमरजेंसी पावर्स होती है, जो और कहीं पर भी इस पूरी गाइडलाइंस के अंदर आपको कहीं पे भी नहीं लगेगा कि सरकार जो है कुछ कर सकती है। सरकार ने बहुत नॉर्मल बातें करी है, बहुत ही नॉर्मल, लेकिन अब जो है वो जो रियल पावर जो है वो सरकार ने अपने पास में रखी है इमरजेंसी पावर के नाम पर, और जो होनी भी चाहिए, बिल्कुल जायज है ये चीज। तो इमरजेंसी पावर में क्या है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी, कि कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, तो वहां पर पावर किसके पास निहित होगी या किसके पास होगी, वो पावर किस में रेजिड्यू करेगी, तो वो पावर जो है आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो सेक्रेटरी होंगे, सचिव होंगे, यानी कि इस मिनिस्ट्री के जो सबसे ऊंचे पद वाला जो व्यक्ति होता है, मंत्री तो अलग होते हैं, जो सबसे ऊपर की पोस्ट वाला जो ऑफिसर होगा उसके अंदर ये पावर्स जो है ये निहित होंगे। ये जनरली आपके कौन होते हैं, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, जो सेक्रेटरी लेवल पर होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, सचिव स्तर पर। तो ये जो सचिव होंगे इस मंत्रालय के, उनके पास, उनके अंदर ये शक्ति निहित होगी कि ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है या ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशंस डेवलप हो जाती है, तो उसके अंदर ये जो सचिव हैं, सेक्रेटरी ऑफ ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है, ये एक ऑर्डर देकर के किसी भी पोस्ट या किसी भी कंटेंट को तुरंत डिलीट करवा सकते हैं, या जनरल पब्लिक के लिए उसकी एक्सेस जो है उसको रोक सकते हैं, बाधित कर सकते हैं। और इनको ऑर्डर देना ही अपने आप में पर्याप्त होगा, कोई इनको वो कतन सफाई और ये वो कुछ भी नहीं, बस एक ऑर्डर दिया और सामने वाले को करना है, मतलब करना है। उसके बाद में हो सकता है उसकी सुनवाई कर लेंगे, सब देख लेंगे, लेकिन एक बार ऑर्डर जारी किया है तो इसका मतलब ये है कि आपको अभी उस पोस्ट को जो है हटाना पड़ेगा, उस कंटेंट को हटाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए है कि ऐसी वास्तव में ऐसी कोई घटना आ पड़ती है तो वहां पर वो कहते हैं ना रेड टेपिज्म और ये सारा होता रहा, या फिर वो अपनी पॉलिसी की पीपड़ी बजाते रहे ये लोग, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वहां पर रियल पावर किसके पास रहनी चाहिए, जनता के पास रहनी चाहिए। और जनता का मतलब क्या है, जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जो सरकार चुनी गई है,
उसके पास में ये पावर रहनी चाहिए। तो वो पावर कहाँ पर है? इमरजेंसी पावर किसमें निहित है? तो आपके इन सचिव के अंदर निहित है, अल्टीमेटली यानी कि सरकार के अंदर निहित है। समझ गए भी चीज को? तो ये कुल मिलाकर के सरकार ने गाइडलाइन जो है ये जारी करी है। तो मोटा मोटी आपको पता चल ही गया होगा इसके अंदर की सरकार द्वारा कैसी बातें करी गई है। कहीं पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को या आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रोकने की या उनकी अभिव्यक्ति जो है उसको रोकने की कहीं पे भी बात नहीं की गई है। ठीक है, समझ गए आप चीज को? तो अब इसका करते हैं फिर थोड़ा सा एनालिसिस कि क्यों इस पे इतना हाय तौबा मच रहा है, क्यों ऐसा जनता के अंदर ही एक माहौल बनाया जा रहा है कि इंस्टाग्राम जो है वो बैन हो रहा है, अभिव्यक्ति की जो इंस्टाग्राम या आपका ये जो ट्विटर है ये बैन हो रहा है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में है और सरकार बैन करना चाह रही है। तो क्या इसका क्या कारण है, क्या एनालिसिस है इसका, वो अपन देखते हैं। ठीक है, और हम ये देखेंगे सिविल सर्विसेज के एस्पेक्ट से, एज ए सिविल सर्वेंट, सिविल सर्विस एस्पायरेंट, उस हिसाब से अपन देखेंगे। इसके अंदर कुछ भी आपको वैसा वो कहता मसाला लगा हुआ वैसी कोई चीजें आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अपन इसको प्रॉपर्ली एग्जामिन करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये जो रूल्स हैं या ये जो गाइडलाइंस हैं इनकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत पड़ी इसकी। तो देखो, अभी तक क्या था कि ये अनरेगुलेटेड चल रहे थे, कोई नियम कायदे नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये सेल्फ अपने लेवल पर चल रहे। तो इनके द्वारा जो भी स्टेप्स उठाए जाते थे या जो भी काम किए जाते थे ये अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली करते थे। और वो जो इनकी सो कॉल्ड पॉलिसी है, ठीक है, उसके अंदर कई बार तो ऐसा लगता है कि ओहो इनके तो बड़े ही बड़े बड़े वो कहते हैं पैरामीटर्स हैं, इनके जो एथिक्स हैं, मोरल वैल्यूज हैं, बहुत ही हाई हैं। पर ऐसा कुछ नहीं होता था। कई बार ये क्या होते थे कि इनके कमर्शियल इंटरेस्ट को जो है ये इस तरीके से डिस्गाइज करते थे, इस तरीके से उसको आवरण पहनाते थे, ठीक है, मोरल वैल्यूज का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, और बढ़िया पैसा कूटते थे। कोई नियम नहीं है, कोई कायदे नहीं है, और अपनी पॉलिसी के नाम पर ये जो है ये कुछ भी करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इसका सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है, ठीक है, वो आप लोगों ने ये जो आपका कोरोना टाइम के अंदर आपने देखा होगा, यूट्यूब आप में से बहुत सारे लोग यूज करते होंगे। कैरी मिनाटी नाम के एक रोस्टर हैं, पूरे इंडिया के अंदर फेमस है। आपने उनका एक वीडियो आया था जिसके अंदर उन्होंने एक टिकटॉकर जो थे उनको रोस्ट किया था, और वो जो रोस्टिंग का वीडियो था ना, वो यूट्यूब ने 2 दिन बाद ही हटा लिया था। ठीक है, कि वो यूट्यूब की क्यों हटा लिया था, कि वो यूट्यूब की पॉलिसी जो है उसका उल्लंघन करता है। ठीक है, और आपको पता था कि वो वीडियो, आप में से बहुतों ने देखा होगा, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, वो वीडियो बहुत सही था, मतलब मजा आया उसको सुन करके। और इसके अंदर जो जिस तरीके की लैंग्वेज यूज की गई थी वैसी लैंग्वेज बहुत सारे रोस्टर जो हैं, रोस्ट करने वाले जो हैं, वो यूज करते हैं और कर रहे हैं। और यूट्यूब पर वैसा का वैसा वो कंटेंट पड़ा है, और उससे भी एडल्ट कंटेंट पड़ा है, और उससे भी घटिया कंटेंट पड़ा है। लेकिन यूट्यूब ने क्या कहा, ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है उनकी पालना नहीं करता है। और इंडिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो वीडियो था, जिससे उस बंदे को सबसे ज्यादा कमाई हुई थी, सब चीजें थी, कमाई हो सकती थी, और उस वीडियो को उन्होंने हटा दिया। अब बताओ क्या पैरामीटर है उनकी इस मामले में। आप कहते हो भाई हेट स्पीच रोस्टिंग तो सभी कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं ऐसे चैनल से, और गालियां दे दे के कर रहे हैं। एडल्ट कंटेंट, इससे कहीं ज्यादा एडल्ट कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पड़ा है, तो फिर तुमने किस बेसिस पर उसको हटाया। ठीक है, क्या उसका वो कोई पर्सनल अटैक था उसके ऊपर? ऐसा पर्सनल अटैक नहीं था। ऐसा रोस्टिंग जो है कैरी मिनाटी बहुतों के लिए करता है। तो कुल मिलाकर के इनके कोई नियम कायदे थे नहीं, कोई पैरामीटर है नहीं, ये अपने हिसाब से चीजें जो है वो चलाते थे। तो नियम की जरूरत थी। अब क्यों जरूरत थी उस चीज को समझो। सबसे पहला तो कारण ये हो जाता है कि इन गाइडलाइंस की जरूरत इसलिए थी क्योंकि इंडिया के अंदर इनका बहुत बड़ा यूजर बेस है, बहुत बड़ा है। अब ये देखो कि आपका व्हाट्सएप जो है उसके 53 करोड़ यूजर हैं, आपका यूट्यूब जो है उसके 45 करोड़ यूजर हैं, फेसबुक जो है उसके 41 करोड़ है, इंस्टाग्राम, ट्विटर के 1.75 करोड़ यूजर हैं आपके। इतने सारे जब यूजर होंगे, यानी कि ये इतने सारे लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, भले वो अच्छे मैनर में और भले वो गलत मैनर में हो। ठीक है, और इस कारण से क्या होगा कि यदि मान लो ये कोई किसी भी तरीके से अपने कमर्शियल हितों के चलते हुए अगर ये कोई गलत चीज को प्रमोट कर रहे हैं या कोई गलत चीज भी कर रहे हैं, तो इतने लोगों तक पहुंचेगी। तो कोई नियम कायदा तो होना चाहिए जो इनको गवर्न करे। सोच करके देखो कि भाई 53 करोड़ लोगों को इंडिया के अंदर जो चीज फैसिलिटेट कर रही है और उसके लिए कोई नियम ही नहीं है, वो अपने हिसाब से ही काम कर रही है। अब सोच करके देखो एक बार, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नियम जो है, रेगुलेशन जरूरी थे। दूसरी चीज कि जो ऑनलाइन यूजर्स होते हैं उनकी डिग्निटी और उनकी सेफ्टी जो है उसको लेकर के इनकी बहुत ढीली नीति रहती है, बहुत ढीली नीति है। स्पेशली अगर हम बात करें कि महिलाओं की, ठीक है, विमेन की जो सेफ्टी है और उनकी जो डिग्निटी है उसको लेकर के ये लोग उतने ज्यादा चिंतित लगते ही नहीं। भाई आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भाई
कितने सारे फेसबुक के ऊपर फेक अकाउंट चल रहे हैं, कितने फेक अकाउंट है, ठीक है। और फेसबुक के ऊपर आपने देखा होगा कि भाई स्पेशली गर्ल्स जो हैं वो इस चीज को अच्छे से समझेंगी। गर्ल्स या आप फीमेल सेलिब्रिटी को देखना, आप उनके कमेंट्स देखना, उनके ऊपर कैसे कैसे कमेंट करते हैं यहाँ पर जनता। तो वो और क्या है, तो मैं यहाँ पर कोई भद्दी टिप्पणी करता हूँ किसी महिला के ऊपर, 10 जने मेरे को जूते मारेंगे, मेरे माँ बाप को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, मेरे टीचर्स को, मेरी वो कहता है ना एजुकेशन को, मेरे समाज को, सोसाइटी को, सबको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यहाँ पर जो व्यक्ति कर रहा है फेसबुक के माध्यम से कर रहा है, जिस वो वेपन तो फेसबुक ही है ना, तभी तो वो कर पा रहा है। वरना भाई तुम प्रियंका चोपड़ा की आईडी पे जाकर के कमेंट करने की कभी औकात है क्या उसकी, वो जाकर के प्रियंका चोपड़ा को वो कहते हैं फेस टू फेस जाकर के वो बोल दे? नहीं, लेकिन फेसबुक ने वो अवेलेबल करवाया, इंस्टाग्राम ने वो अवेलेबल करवाया ये मेथड उसको, तो भाई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना, तो वो उस चीज के लिए वो लोग कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप पर मैंने आपको बात करी कि भाई किस तरीके से कई इलिसिट और इस तरीके का जो खराब चीजें होती है वो वायरल हो जाती है, और कितनी वो कहते हैं दुखद चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं उसके ऊपर इनका डर रहा क्या है, कोई वो कहते हैं संतोषजनक इनके कोई काम है ही नहीं। तो उसके लिए सरकार द्वारा कुछ ना कुछ कदम उठाए जाने बहुत जरूरी हो जाते हैं। और बात करें तो भाई भारत के अंदर कई कुछ कंटेंट या कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनको ये मर्जी पड़ती है डिलीट कर देते हैं। तो भाई कोई भारत के अंदर यदि कोई व्यक्ति है किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी का वो समर्थन नहीं करता है तो उसका भी तो कुछ राइट है ना बोलने के। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या एक तरफा होगी क्या? वो भी तो करेगा ना, उसको अगर कोई चीज नहीं पसंद तो उसके बारे में बोलेगा वो। और अगर वो बोलता है तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस या हमारी जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है और हम इसको डिलीट करते हैं। अरे भाई उसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया तुम्हारा और इसके लिए हेट स्पीच हो गया, ये क्या बात हुई? तो वहां पर फेयर अपॉर्चुनिटी मिले अपना पक्ष रखने की, असहमत होने की, और एटलीस्ट बाहर का हमको नहीं पता लेकिन भारतीय प्रत्येक भारतीय को जो है भारत का संविधान ये कथन स्वतंत्रता देता है कि वो अपनी अभिव्यक्ति जो है उसको रख सके। और अगर वो गलत करता है कुछ भी करता है तो पुलिस एक्शन लेगी उसके ऊपर, ठीक है। हमारा न्यायालय जो है वो उसको सुनिश्चित करेगा, या कुछ नहीं है तो हमारी एटलीस्ट हमारी सरकार सुनिश्चित करेगी क्या चीज सही है क्या गलत है हमारे लिए। तो एक प्राइवेट कंपनी जो है वो कैसे डिसाइड कर देगी कि भाई साहब ये जो चीज है ये सही है और ये चीज सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भारतीयों की जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, असहमत होने की या किसी चीज से सहमत होने की, ठीक है, तो उसकी भी सुरक्षा करना जो है वो जरूरी हो जाता है। इसके लिए ये नियम कायदे जरूरी हो जाते हैं। तो चलिए, तो ये तो हमने बहुत बेसिक बात करी कि नियमों की क्यों जरूरत थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं और वो ये है कि सरकार के हस्तक्षेप की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों इसके ऊपर इतनी चिल्लम चिल्ली हो रही है और क्या वो जायज है या नहीं है कि सरकार जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाना चाह रही है, ऐसा है वैसा फलाना ढिमकाना, इस तरीके की बातें चल रही है, ठीक है। तो क्यों और कहाँ तक चीजें सही है, कहाँ तक जायज है, कहाँ तक जायज नहीं है, उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार द्वारा ये जो नियम कायदे लाने क्यों जरूरी हो जाते हैं या सरकार का हस्तक्षेप जो है इसके अंदर क्यों जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहला कारण इसका यह है कि जितनी भी मोस्ट ऑफ ये कंपनियां है ना, भले ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आप बात करो, भले ही डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की आप बात करो, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की आप बात करो, डिजिटल मीडिया के अंदर फिर भी छोटे मोटे आपको इंडियन देखने को मिलेंगे, इंडियन प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। बाकी आप सोशल मीडिया पे उठाओ, मोस्टली जो है आपके यूएस के हैं, ठीक है। आप इसके ये आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उठाओ, आप मोस्टली जो है वो यूएस के हैं। आपका हॉटस्टार जो इंडिया का था उसको भी डिज्नी ने ले लिया, ठीक है। और बाकी वाले जो है उनका इतना रीच है ही नहीं, G5 हो गया या आपका ये जो ऑल्ट बालाजी है या ये जो है इनकी इतनी ज्यादा रीच है ही नहीं। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और इनकी डिज्नी हॉटस्टार, इनकी जबरदस्त रीच है लोगों के बीच में, और ये सारे के सारे जो हैं ये यूएस या फॉरेन के हैं। तो ये जो विदेशी कंपनियां हैं मोस्टली यहाँ पर हमारे ये जो कंपनियां हैं ये सारी की सारी क्या है, आपके विदेशी कंपनियां। अब विदेशी कंपनियां हैं तो क्या दिक्कत हो जाती है, दिक्कत ये है कि भाई वो जिस देश की हैं वो कंपनियां, भाई बेसिकली लोग वहां के हैं, ठीक है, उन्होंने उसको प्लेटफॉर्म को बनाया है, तो वहां के कुछ सामाजिक मूल्य अलग होंगे, भारत के सामाजिक मूल्य कुछ सोशल वैल्यूज जो है वो डिफरेंट होंगे। और जब भी टकराव की बात आएगी, ऐसी कोई चीज आएगी, तो ये लोग किसके अकॉर्डिंगली सोचेंगे या इनकी पॉलिसी जो है वो किसके अकॉर्डिंगली काम करेगी। भाई वो ऑब्वियसली इनकी पॉलिसी इनके देश के हिसाब से बनी हुई, तो ये उस हिसाब से काम करेंगे। तो सामाजिक मूल्यों में जब भी टकराव होगा या ऐसी कोई चीज होगी तो हमारे जो मूल्य हैं उनकी एसएससी वो गए तेल लेने, इनकी जो पॉलिसी है या इनकी जो गाइडलाइन है इसके अकॉर्डिंगली काम होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसलिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है कि ना भाई तुम्हारी पॉलिसी तुम्हारे घर पे रखो, इंडिया के अंदर रहना है तो लैंड ऑफ इंडिया के जो लॉज हैं, ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। भारत की भूमि के ऊपर काम कर रहे हो, यहाँ से पैसा छाप रहे हो, तो यहाँ के नियम कायदों का पालन करना पड़ेगा, यहाँ के सिटीजन जो है उनकी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जैसे सामाजिक मूल्य जो है वो डिफरेंट होते हैं, कैसे मैं आपको बताऊं, इस चीज को समझाएंगे। हमारे यहाँ पर जब होली का त्योहार आता है, ठीक है, तो
उस वक्त ये लोग क्या बात करते हैं कि भाई जानवरों के, कुत्ते बिल्ली के अपने कलर लगा देते हैं यार, लगा देते हैं, क्या हो गया तो ठीक है, उसको भी होली खिला देते हैं। गाय के लगा देते हैं कलर, लगा देते हैं। गाय की क्या बात कर रहे यार, होली के ऊपर तो लड़के लड़के आपस में क्या क्या करते हैं, क्या रंग लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, आपको भी अच्छे से पता है। कुत्ते बिल्ली के ऊपर छोटा मोटा रंग लग गया और वो लोग गाय के ऊपर कोई रंग लग गया तो उसके अंदर ये देखो पशुओं के साथ क्रूरता की जाती है होली के अंदर। और वो कहते हैं होली पर ये जो है रंग है इनको आप रोको, ये क्या कर रहे हो आप, ठीक है, रंगों की बर्बादी, पानी की बर्बादी, पशुओं के साथ क्रूरता। अच्छा, हमारे होली के अंदर कुत्ते बिल्ली के छोटा मोटा हमने तो हमारा उसको समझ कर यार, गली का कुत्ता भी तो अपना ही होता है, कहते ना क्या पुचकारते रहते हैं अपन उसको, रोटी वोटी डालते रहते हैं, खूब ही ध्यान रखते हैं अपन यहाँ पर तो। और हमने उसको कलर लगा दिया यार, लगा दिया, क्या हो गया इसमें, तो नहीं, ये पशुओं के साथ क्रूरता है। अच्छा, ये अगर क्रूरता है तो यूएस के अंदर एक आपका फेस्टिवल होता है थैंक्स गिविंग, और उस दिन ये लोग है ना, एक टर्की नाम का एक व्यंजन होता है, मतलब पशुओं की वो कहते हैं बढ़िया लेवल पर ये जो है मांसाहार वहां पर यूज करते हैं, बढ़िया लेवल पर। अच्छा भाई, वो मतलब तुम वहां पर उसको मार दे रहे हो उस जानवर को अपने फेस्टिवल के नाम पर, और हमारे यहाँ पर हम फेस्टिवल के अंदर वो कहते हैं उसको सिर्फ वो कहते हैं रंग लगा रहे हैं, वो क्रूरता है, वो तुम्हारे को क्रूरता नहीं दिखती है। ये क्या बात हुई भाई, साडा कुत्ता कुत्ता, तोड़ा कुत्ता टॉमी, तो ये ड्यूअल स्टैंडर्ड हो जाते हैं। और आप देखो इसके अंदर कि भाई हमारे यहाँ पर पेरेंट्स, या आप ये देखो कि भाई हमारे यहाँ पर चीजें जो है सामाजिक मूल्य डिफरेंट है, कि हम यहाँ पर बैठ करके खाना खाया करते थे, आपको पता हो एक टाइम के अंदर इन्होंने क्या प्रोपेगेंडा शुरू किया, इनके वहां पर आपने देखा होगा बुफे सिस्टम, मतलब ये लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं। और आज इंडिया के अंदर आप देखो भारतीय परंपरा के अंदर जो चीजें चली आ रही थी वो सारी साइड हो गई, कहाँ पर बैठ करके कहाँ खाना खाते हैं, गाँवों के अंदर फिर भी खाते होंगे, शहरों के अंदर तो आजकल बफे होता है, शहरों के यार गाँवों के सब जगह बफे होता है। बफे सिस्टम कहाँ से है, हमारे यहाँ पर तो नहीं था, हमारे यहाँ पर तो हम वो कहते हैं ना ये थाल सजा करके वो उस तरीके से बैठ करके खाया करते थे, जमीन के ऊपर हर सलीके से खाया करते थे, लेकिन अलग चीजें अलग है भाई, ठीक है। तो इस तरीके से जब सामाजिक मूल्यों के अंदर टकराव होगा तो वो लोग हमेशा किसको वरीयता देंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, किसकी ज्यादा वो क्या बोलते हैं एडवर्टाइजिंग करेंगे, अपने मूल्यों की करेंगे, और हमारे वालों की एसएससी करेंगे, तो ये कारण हो जाता है। और आप देखो क्या दिक्कत होती है, तो इनके कई हिडन एजेंडा होते हैं, और आपको और हमको ये चीजें नहीं लगेगी, आप और हम क्या बड़े, ठीक है, हमको जो चीजें सिर्फ बाहर से दिखाई जाती है ना हम उसी को मान लेते हैं, होता ऐसा नहीं है। रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, ठीक है, कि चीजें जो सामने आपको दिखाई जाती हैं वो पूरा सत्य नहीं होता है, आपको पीछे की चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आप एटलीस्ट अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, कल को अगर आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो आपको इस देश को आगे लेकर के जाना होगा, आपको इस सोसाइटी को आगे लेकर के जाना होगा, तो आपका जजमेंट बहुत सही होना चाहिए, आपको चीजें अंदर और बाहर सब पता होनी चाहिए, ताकि आपका डिसीजन जो हो बायस्ड नहीं हो, बेस्ट हो, अपनी सोसाइटी के हिसाब से हो, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, अभी क्या है कि थोड़े जैसे ही अपन विदेशी कंपनियों की हिडन एजेंडा की ऐसी बातें करते हैं ना, तो थोड़ा सा वो नेशनल इंटरनेशनल वाला एंगल आ जाता है, उसको नहीं रखना, ठीक है, उसको साइड में पटको, हम हमारे लेवल पे बात करेंगे। देखो इनके क्या कैसे हिडन एजेंडा होते हैं, इस चीज को समझो कि जैसे दीपावली के ऊपर फटाके छोड़े जाते हैं, ठीक है, हाँ मानते हैं कि थोड़ा ज्यादा हो गया है आजकल, और हमारे यहाँ पर पोल्यूशन का लेवल वैसे ज्यादा है, थोड़ा हमारे को इस बारे में सोचना चाहिए, डेफिनेटली सोचना चाहिए, नए तरीके कुछ लेकर के आने चाहिए, पर फिर भी स्टिल क्या दीपावली के ऊपर पटाखे चलाने को जितने बड़े लेवल पर ये लोग क्रिटिसाइज करवाते हैं, और एक चीज ध्यान रखना, आप में से बहुत सारे लोग ये चीज सोचेंगे कि सर ये थोड़ी करवाते हैं, करते तो कोई सेलिब्रिटी या कोई दूसरे ये जो एक्टिविस्ट लोग हैं ये किया करते हैं, वो लोग करते हैं, लेकिन उनको इतनी पॉपुलेशन तक रीच कौन प्रोवाइड करवाता है, उसको एडवर्टाइज कौन करता है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको ये लोग वो कहते हैं आपके सामने ज्यादा परोसते हैं, तो वो यही चीजें होती है। तो दीपावली पे फटाके जो चलते हैं ना वो एनवायरनमेंट को खराब करते हैं, लेकिन न्यू ईयर के ऊपर जो फटाके होते हैं ना वो एक्चुअली क्या है, एनवायरनमेंट के लिए फायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो ये अब वो कहते हैं ना इनकी चीजें हैं भी, यूएस की चीजें हैं, क्यों, क्योंकि वहां पर वो कहते हैं न्यू ईयर के नाम पे आपको चीजें बेची जाती हैं, यहाँ पर दीपावली के नाम पर क्या चीजें बेची जाएगी, यहाँ पे आप एनवायरनमेंट की बात करते हो, किसानों की बात करते हो, क्यों, क्योंकि दीपावली के टाइम पे क्या होता है, किसान के यहाँ पर पैसा आता है, फसल आती है, तो वो पैसा आता है, वो उस पैसे को लेकर के मार्केट के अंदर जाता है, खरीदारी करता है, वो खुशी, उसका परिवार खुशियां मनाता है, वो पैसा जो है वो इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है, सबके घरों में खुशियां आती है, अरे उससे उनका थोड़ी लेना देना है, उनका लेना देना न्यू ईयर से, ठीक है, क्रिसमस से है, वो जब चीजें बिकेगी। तो हमारे यहाँ पर होली का जो स्वांग बनते हैं, ठीक है, वो चीजें सब क्या हो जाती है, आपकी साइड हो जाती हैं, या फिर उसको पिछड़ा हुआ बता दिया जाता है। अच्छा, और तुम्हारा सेंटा क्लॉज जो है हो वो मतलब ज्यादा ही तूफानी है, तो ये चीजें हैं। और आप इनके हिडन एजेंडा की बात करो,
भारत की कंपोजिट कल्चर है, सामाजिक संस्कृति है भारत की। तो भारत के अंदर आप देखो अलग अलग तरीके के परिधान पहने जाते हैं। भारतीय रंग पोशाकें जो है हर जगह की आप अलग देखोगे। नॉर्थ इंडिया के अंदर हर स्टेट की ऑलमोस्ट अलग है, आप ये देखो, ठीक है, हर कम्युनिटी की अपनी अलग है। तो हमारे अपने परिधान है और हम उनको वो बड़े चाव से पहनते हैं, या वो कहते हैं ना, हम कुछ नहीं है तो एटलीस्ट हम उनके लिए फीलिंग रखते हैं, अच्छी फीलिंग रखते हैं। लेकिन इनके द्वारा क्या किया जाता है, उन चीजों के लिए वो कहते हैं ना कि उन चीजों को थोड़ा अंडरमाइन किया जाता है और खुद की चीजों को ज्यादा बढ़ाया जाता है। जैसे आप यही देख लो भाई, आप प्रोग्रेसिव सोच जो है, आपको क्या लगता है कि प्रोग्रेसिव सोच वाले लोग कौन होते हैं, या मतलब व्यक्ति या महिलाएं कौन होती हैं, जो वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं। कोट पैंट पहन लिया तो वो क्या है कि ओहो ये पढ़ा लिखा है। अगर कोई धोती के अंदर है तो वो कहते हैं ये तो गंवार है। ये मेंटालिटी आपके अंदर कहाँ से आई? ठीक है, अंग्रेज तो कब के चले गए, ये मेंटालिटी आपके अंदर कहाँ से आई? और उसके बाद में बात करें, आप ये देख लो भाई, भारत की, मैंने अगेन बोला, भारत के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज रहती हैं। हमारे यहाँ पर हमारे को बुरके से कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, वो उनका परिधान है। अच्छा, हाँ, तो हमारे यहाँ पर जो बुरका है उसको हम सही मानते हैं, उनके उधर मतलब वो कहते हैं बुरके को वो गलत मानते हैं। क्या ये कहते हैं ये महिलाओं का जो क्या बोलते हैं विकास इससे अवरुद्ध होता है। यार ये क्या बात हुई, कपड़ों से कैसे किसी महिला का विकास जज किया जा रहा है? मेरा कहने का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि आप क्या कर सकते हो कि भाई उसकी एजुकेशन, उसकी फ्रीडम, उन चीजों के बेसिस पर आप जज कर सकते हो। ठीक है, इंटायरली आप कपड़े के बेसिस पर कपड़े रोकते हैं, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी स्टडी आ गई, ऐसी कौन सी चीजें आ गई? आप उनको एम्पावर करो, अलग तरीके से करो, उनका चॉइस है। फिर अगर वो पहनना चाहती है पहनेंगे, नहीं पहनना चाहते तो नहीं पहनेंगे। आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर, ये जो इनका पहनावा है ये गलत है, ये चीज सही है? पर वो करते आए हैं, आज दिन तक कर रहे हैं, हम भी उन चीजों को जो है वो मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये इनके हिडन एजेंडा होते हैं, अपने कल्चर को, अपने देश की चीजों को सुपीरियर साबित करना, ताकि इनका कमर्शियल हित उसी के अंदर है, क्योंकि इनकी चीजें तभी बिकेगी। साफ और सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, तो इसको देखते हैं। इन कारणों से चलते हुए क्या है कि भाई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इसके अंदर जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो कल्चर है, भारत के लोगों के हित किस चीजों से जुड़े हुए हैं, ये सबसे अच्छे डिसाइड कौन करेगा? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। उसके बाद में और बात करें तो भारत जो ये जो कुछ आपके एथिक्स से रिलेटेड या फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड कोई मैटर्स होते हैं, ऐसे कोई मुद्दे होते हैं ना, तो इनके ऊपर ये लोग अपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम कर लेते हैं। ठीक है, कि कोई पोस्ट हटा दी, कोई पोस्ट जो है उसको वो कहता ना कि बूस्ट कर दिया, ये सब कर दिया, वो सब कर दिया। लेकिन भाई ये तो भारत के मुद्दे ना, ये अपने हितों के अनुसार इसको कर देते हैं। तो भारत का जो स्टैंड है, भारत की जनता का जो स्टैंड है, वो कौन बताएगा, वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो भारत की सरकार करेगी। ठीक है, ये कंपनियां नहीं करेगी। ये कंपनियां करती है तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपने कमर्शियल जो इंटरेस्ट है उनको प्रायोरिटी देती हैं। जैसे भाई अगर इसके अंदर अपन बात करें, आप इस चीज को देखो कि भारत के अंदर अगर हम हमारी जो संप्रभु रुख है हमारा, या फिर हमारा जो स्टैंड है उसको, तो आप इस चीज को अभी रिसेंटली जो घटनाएं हुई हैं उनके अंदर आप देख सकते हो। जैसे खालिस्तानी मूवमेंट था, ठीक है, खालिस्तानी मूवमेंट की अभी जब बात हुई थी, किसान आंदोलन चल रहा था, तो कई खालिस्तानी जो थे उन्होंने भी इस तरीके की, या खालिस्तान समर्थक थे, उन्होंने भी खूब ही ट्वीट किए थे और भारत के टुकड़े करने की बातें करी थी। ठीक है, और कहते ना कि बहुत ही अनगल और इस तरीके की अजीब अजीब सी, और कहते हैं भारत को तोड़ने की बातें चली, भारत को तोड़ने वाले ट्वीट्स उनके द्वारा किए गए। और वो उनको ट्विटर ने क्या बोला कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वो भारत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं और उसके ऊपर आप बोलते हो कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये कैसी बात हो जाती है? तो भारत का जो रुख है, ठीक है, कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर भारत क्या चीज सोचता है, या भारतीय लोग जो है वो क्या चीज सोचते हैं, वो तो भारत की सरकार बताएगी ना, ट्विटर थोड़ी बताएगा। ऐसे तो कल को आप कोई भी अलगाववादी आंदोलन होगा, अरे नहीं ये तो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम तो चलने देंगे, ऐसे थोड़ी होता भाई। चलिए उसके बाद में और हम बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बिग टेक्स हैं, ये एक्चुअली क्या है कि भाई आपको और हमको लगता है कि इनके जो मूल्य हैं वो काफी ऊंचे हैं, आला दर्जे के हैं, और ये बड़े मोरल वैल्यूज के साथ में काम करती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये अपने कमर्शियल राइट्स जो हैं उन्हीं के अकॉर्डिंगली काम करती हैं। इनके जो कमर्शियल वाणिज्यिक जो इनके या व्यापारिक जो हित हैं वो इनके सर्वोपरि होते हैं, बाकी सब चीजें जो है वो साइडलाइन होती हैं। कैसे? आप इस चीज को सोचो कि अगर कोई भी कंटेंट ऐसा एक्सप्लिसिट कंटेंट है, या कोई ऐसा वायलेंट कंटेंट है, या कोई इस तरीके की जो चीजें होती है, वो सबसे ज्यादा वायरल होती हैं, तुरंत धड़ाधड़ आगे से आगे फैल जाती हैं। ठीक है, और जितनी ज्यादा वो फैलेंगी उतना ही ज्यादा क्या है, इनका फायदा है। तो ये लोग क्यों ऐसे कंटेंट को रोकेंगे? 100 में से 5 कंटेंट को ये फिर भी रोक देते हैं, 95 धड़ल्ले से चलते हैं।
ठीक है, और इससे इनका फायदा होता है। फायदा कैसे होता है कि जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो उतने ही लोग क्या है इनके प्लेटफॉर्म को विजिट करेंगे, और वो प्लेटफॉर्म को विजिट करेंगे तो क्या होगा कि भाई इनके ऊपर वो जो ट्रैफिक है वो बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा इनके पास में, जितने ज्यादा जो लोग विजिट करेंगे उनका डेटा इनके पास में आएगा उतना ही ज्यादा, और उस डेटा को ये आगे बेच करके पैसा कमाएंगे। ठीक है, समझ गए आप इस चीज को? तो इनका तो उसके अंदर फायदा है। ये क्यों ऐसे कंटेंट को रोकेंगे? आप खुद सोच करके देखो, ऐसे फेसबुक के ऊपर आपको ढेरों क्लिप्स मिल जाएगी, आपको व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे बहुत सारे वीडियो जो है वो सर्कुलेट होते हुए मिल जाएंगे, ऑडियो सर्कुलेट होते हुए मिल जाएंगे, ठीक है, जिनके अंदर हिंसक बातें की गई हो, जिनके अंदर कोई हिंसक चीज आपको दिखाई गई हो, या कोई ऐसी वो कहता ना कि अश्लील चीज आपको दिखाई गई, और वो वायरल हो रही, धड़ल्ले से हो रही है। और आई थिंक सबसे ज्यादा वायरल ही वही होती है जो जिनके अंदर ज्यादा से ज्यादा वो आप ये कह सकते हो अश्लीलता होती है, या अभद्रता होती है, या गाली गलौज या हिंसा जिसके अंदर ज्यादा होती है। ठीक है, तो लोग बाग उसको आगे से आगे शेयर करते और ये होता है। आप ये देख लो, सबसे अच्छी चीज गजब चीज तो आप ये देख लो ना कि हमारे यहाँ पर गुंडे और ये जो बदमाश हैं इनका महिमा मंडन हो रहा है फेसबुक के ऊपर, और ये सब और वो सब, और यूथ जो है उस तरफ फिर आगे बढ़ता है, उनकी तरफ वो कहता ना अट्रैक्ट होता है, और वो कहता ना उसके ऊपर फेसबुक या ये जो आपके प्लेटफॉर्म से कोई वो कहता ना उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते। अच्छा सोसाइटी को वो कहता ना कि अच्छा करने का और मोरल वैल्यूज का तुमने ठेका लिया हुआ था ना, तो यहाँ पर क्यों नहीं करते हो? तो इस तरीके की चीजें होती है। तो यहाँ पर भी आपको समझना होगा। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि सर ऐसा थोड़ी होता है, ये बड़ी कंपनियां जो हैं, आप बहुतों को यूं लग रहा होगा कि यार कमर्शियल हित कहाँ पे हो गया यार, कैसे हो गया यार, कैसे ऐसे एजेंडा और विजेंडा। तो देखो, जो हमने हिडन एजेंडा की बात करी थी और इनके व्यापारिक हितों की बात करी थी, इसको एक एग्जांपल से समझना कि कैसे कहते ना हमारे देशों के अंदर ये चीजें चला करती हैं। देखो इसका एक एग्जांपल है आपके। हाँ, एक बात बताना, इंडिया के अंदर बहुत सारी वो कहते हैं सुंदर महिलाएं हुई है, बहुत हुई है, खूब ही है, बहुत क्या मतलब खूब ही खूब है भाई। सुंदरता वैसे भी देखने वाले पर निर्भर करती है। फिर भी आप एक बात बताओ मेरे को कि भारत के अंदर मिस वर्ल्ड जो है या मिस यूनिवर्स, ये जो दो सबसे बड़े खिताब माने जाते हैं, ये खिताब जीतने वाली महिलाएं जो हैं वो कौन कौन है? तो आप अगर थोड़ा बहुत इसके अंदर हिसाब लगाने जाओगे ना, तो एक तो नाम आएगा आपकी रीटा फारिया। ठीक है, वो काफी पहले जो है उन्होंने ये ब्यूटी पेजेंट जीता था। उसके बाद में आप नाम लोगे ना, मैं आपको नाम बताता हूं, ऐश्वर्या राय, ठीक है, सुष्मिता सेन आपको पता हो, एक आपकी युक्ता मुखी थी, ठीक है, और लारा दत्ता, और आपके दिया मिर्जा, और प्रियंका चोपड़ा, और वर्तमान में अभी एक हरियाणा से अभी हमारे मानुषी चिल्लर जो हैं, ठीक है, वो भी बनी है। ठीक है, ये है कुछ नाम, इक्का दुक्का और हो सकता है, आपको ध्यान हो तो आप देखना। एक चीज देखना, ये जो रीटा फारिया जो है ये बहुत पहले बनी थी, और मानुषी चिल्लर जो है ये अभी बनी है। इसके बीच में ये खूब सारी हमारे यहाँ पर जो है ये ब्यूटी पेजेंट जीते गए हैं, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, या मिस एशिया पैसिफिक, और फलाना ढिमकाना, इस तरीके खूब सारे अवार्ड जीते हैं इन्होंने। ठीक है, और भारत का नाम रोशन किया है। एक चीज को इसके अंदर देखना, थोड़ा सा कोई पैटर्न पकड़ में आया आपको? ये जितनी भी है ना, ये सारी की सारी, ये 1991 से लेकर के सन 2000 के बीच में बनी है ये सारी की सारी। ठीक है, अब एक बात बताओ इसके अंदर, या तो ऐसा है कि भाई भारत के अंदर ये जो 1991 से लेकर के 2000 के बीच में जो महिलाएं थी वो ही सबसे ज्यादा सुंदर है। ठीक है, उससे पहले जो थी वो इतनी सुंदर नहीं थी, उसके बाद में जो है वो भी इतनी सुंदर नहीं है। या तो ऐसा है कि उस टाइम की जो महिलाएं थी वो मतलब वो पता नहीं जो टाइम था बड़ा ही शानदार रहा होगा। ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीज आपको लग रही है क्या कि 1991 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे? ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, याद है आपको? ठीक है, और भारत के जो मार्केट है उसको विश्व के लिए खोल दिया गया था। और जो विश्व का जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज का मार्केट है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, उसके लिए इंडिया कितना बड़ा मार्केट था उन कंपनियों के लिए, कॉस्मेटिक कंपनीज के लिए। और कॉस्मेटिक कंपनियां जो हैं उनका यहाँ पर फायदा हो,
वो अपना यहाँ पर वो कहते हैं ना कि मार्केट जो है वो ग्रैब कर सकें, तो इसके लिए आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा ना लोगों को कि सुंदरता नाम की, आंतरिक सुंदरता नहीं, बाह्य सुंदरता नाम की भी कोई चीज होती, और देखो तुमको वो कहते हैं उस तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए इन्होंने क्या किया कि आप ये देखोगे धड़ल्ले से एक साथ आप ये देखोगे इतने सारे ब्यूटी पेजेंट जीते गए। जब इतने सारे ब्यूटी पेजेंट जीते तो भारतीय लोगों का ध्यान गया, अच्छा मतलब ये भी बात होती है, ये भी चीज होती है ध्यान रखने की। भाई आप सोच कर ये देखो, आपके छोटे से शहर के अंदर जब कोई आईएएस या आरएस बनता है तब आपको पता चलता है अच्छा आईएएस आरएस, हमको भी बनना है, हम भी, अच्छा ये बन सकता था, हम भी बन सकते हैं। अब कैसे बन सकते हैं, तो भाई साहब इसने ये पढ़ाई करी, ऐसे ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, ये किया, ये, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पर होती है कि अरे मिस वर्ल्ड बन गई, मिस यूनिवर्स बन गई, कैसे बनी, क्या क्या लगाया इसने, क्या किया ऐसा। तो फिर इनसे क्या करवाए जाते हैं, वो कहते हैं ना प्रमोशन करवाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाए जाते हैं, मैं ये यूज करती हूँ, मैं ये यूज करती हूँ, पाए वो कहते हैं सुंदरता, पाए गोरापन, पाए ये लंबे घुंघराले ऐसे बाल वैसे बाल, इस तरीके की चीजें जब की जाती है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि लोगों के अंदर बहुत उसका क्रेज बढ़ा, काले गोरे वाली चीजें हुई, और क्रीम्स भी किए धड़ल्ले से, आपके क्रीम पाउडर फलाना ढिमकाना ये सारा का सारा। अब भी अगर आपको लगता है कि कमर्शियल हित नाम की कोई चीज नहीं होती है इन कंपनियों की, विदेशी कंपनियों की, या इनके कोई हिडन एजेंडा नहीं होते हैं वर्ल्ड लेवल पर, तो आप खुद समझ लो इन चीजों को, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये जो कंपनियां हैं ये कई बार अपने कमर्शियल हितों का ज्यादा ध्यान रखती हैं, तो भारत की जनता के हितों का ध्यान कौन रखेगा, ऑब्वियसली भारत सरकार रखेगी। और हम बात करें तो भारत के लोगों के हितों का ध्यान भारत सरकार रखेगी, भारत का लोगों का जो स्टैंड है उसको भी भारत की सरकार ही बताएगी। फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, स्पेशली आप ये देखो फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, गूगल के यूट्यूब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्हीं कैटेगरीज के अंदर आते हैं। और दूसरी जो आपकी कंपनियां हैं, जैसे ये आपके नेटफ्लिक्स होगी, अमेजन होगी, अमेजन कितनी बड़ी कंपनी है तो उसका अमेजन प्राइम वीडियो, और इस तरीके की बीबीसी का वो ऐप जो है वो डिजिटल मीडिया के अंदर आएगा। तो ये कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना, ये टाइम के साथ में बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, बहुत ज्यादा पावरफुल, ठीक है। और अगर सही टाइम रहते इनको कंट्रोल नहीं किया गया या इनको रेगुलेट नहीं किया गया, एटलीस्ट इनका जो विनियमन करना है वो बहुत जरूरी हो जाता है, अगर नहीं किया गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इस चीज को समझो कैसे कि देखो ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां है ना आपकी, ठीक है, इनका उद्देश्य जो है वो इनके हित, वाणिज्यिक हित होते हैं, व्यापारिक हित होते हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट जो है वो इनका सर्वोपरि होता है, प्रॉफिट कहते हैं सबसे ऊपर है। तो ये जो है ये अपने प्रॉफिट्स को, अब सीधे सीधे तो वो प्रॉफिट जो है वो कैसे लें, तो ये अपने प्रॉफिट्स को क्या करती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के रूप में डिस्गाइज करती हैं। भाई चीज कंटेंट वायरल करना है इनको, अब वायरल खराब चीज है, आप वायरल कैसे कर दोगे, कुछ मोरल स्टैंड तो हो, तो मोरल स्टैंड आप क्या लेते हो वहां पर, क्या रहे ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इस कारण से नहीं इसको हम चलने देंगे। और अल्टीमेटली होता क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच से इनको कोई लेना देना नहीं है, उससे लेना देना क्या है, इनके कमर्शियल हित हैं उसके अंदर, ठीक है, वाणिज्यिक फायदा है इनका उसके अंदर। लेकिन वहीं पे सरकार जो होती है उसको वो फायदे के लिए काम नहीं करती है, वो किसके लिए काम करती है, वो जनता की भलाई के लिए काम करती है, पब्लिक के इंटरेस्ट के अंदर काम करती है, और वो पब्लिक की जो विल है उसको रिप्रेजेंट करती है। समझ गए चीज को। ऐसी ऐसी चीजें, मान लो किसी बच्चे के साथ कोई गलत घटना हुई है और उसका वीडियो और उसकी चीजें जो वायरल हो रही है, धड़ल्ले से वायरल हो रही है, या कोई कम्युनल दंगे वाली ऐसी कोई चीजें हैं जो वायरल हो रही है, फालतू काम पूरे देश के अंदर जहर घोल रही हैं, और लेकिन ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उसको चलने देते हैं। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिनकी ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो कतन धड़ल्ले से यहाँ पर वो वायरल होती, पर सरकार को पता है ना कि यार फालतू काम जहर क्यों फैलाना, तो सरकार जनता के हितों का ध्यान रखती है। अब मान लो सरकार को लगे कि यार इनका इंटेंशन तो मलिशियस है, ठीक है, ये तो गड़बड़ कर रही है, तो सरकार क्या कर सकती है, इनको वार्निंग दे सकती है। और अगर फिर भी ये लोग नहीं माने तो क्या कर सकती है सरकार, इनको अपने देश के अंदर ऑपरेट करने से रोक सकती है, अपने देश के अंदर बैन कर सकती है। वही अभी बातें चल रही थी, ठीक है। तो अगर ये लोग उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, भारत की जो नियम कायदे हैं, भारत की धरती के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, उनका अगर ये पालन नहीं करते हैं, भारत की जनता के हितों के विरुद्ध जाकर ये काम करते हैं, ठीक है, तो भारत सरकार क्या कर सकती है, इनको बैन कर सकती है कि ये प्लेटफॉर्म जो है अब ये हमारी कंट्री के अंदर काम नहीं करेगा, ऑपरेट नहीं करेगा। तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार तो ये कर सकती है ना, लेकिन ये कंपनियां धीरे धीरे इतनी ज्यादा बड़ी हो गई हैं, इतनी पावरफुल हो गई हैं कि ये दो कारण से दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। कैसे, पहला तो ये कि अपन ने देखा थोड़ी देर पहले कि इनका बहुत बड़ा यूजर बेस है, और उस यूजर बेस में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रिवोल्ट कर देंगे अगर सरकार ने ये बोला कि भाई साहब ये बैन हो, हम इसको बैन कर रहे हैं, ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल पर आक्रोश जो है वो सरकार को सामना करना पड़ेगा। आप खुद देख लो इस चीज को कि सरकार ने टिकटॉक को बैन करने की बात करी थी, और वो तो तब करी थी जब चाइना के साथ हमारा बहुत बड़े लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। फिर भी आपको याद होगा कि टिकटॉक को बैन करने के जब बात चली, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने विरोध किया था इस चीज का, ठीक है।
आप खुद सोच के देखो, जब आप टोटली वो कहते हैं प्रो इंडिया सेंटिमेंट के अंदर हो, फिर भी ऐसे लोग हैं जो बात कर रहे हैं उस टाइम के अंदर, एंटी चाइना सेंटिमेंट होते हुए भी बात कर रहे थे उस टाइम के अंदर। तो सोच के देखो, आज ही टाइम में बात करी होती ना तो लोग तलवारें निकाल करके आ जाते। आप अभी देख लो, अभी तो सरकार ने कोई इंस्टाग्राम और आपके ट्विटर और उनको बैन करने की कोई बात नहीं करी सरकार ने, कुछ भी नहीं। सरकार ने बस गाइडलाइन जारी करी। कैसी गाइडलाइन है आपको खुद को पता है। सरकार ने कहा भाई इनका पालन करो। भारत सरकार के नियम है, वो भारत की भूमि पे लागू होंगे। तुमको अगर यहाँ ऑपरेट करना है तुमको वो कहते हैं पालन करना पड़ेगा, साफ सीधी सी बात है। और ये नियम को यूं तो बनते नहीं। भारत सरकार जब भी कोई नियम बनाती है तो संसद के तहत ही बनते हैं वो सारे के सारे, समझ रहे हो, ठीक है। तो उनके जो यूजर हैं, अभी इतनी सी बात हुई ट्विटर ट्विटर की, ये छोटा मोटा इंस्टाग्राम बैन होने की, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कितने सारे जो मेंढक हैं वो बाहर निकल करके आगे चिल्लाने लगे, ये हो गया वो हो गया, फलाना ढिमकाना, ऐसे वैसे, इस तरीके की चीजें होने लगी। सरकार ही बैन कर रही है। अरे सरकार नहीं कर रही है, सरकार ने नियम बना रखा है, ठीक है। अगर आप उसका पालन नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप फिर वहां पर ऑपरेट कैसे कर सकते हो, सीधी सी चीज ये, ठीक है। तो पहली चीज ये कि इनका बहुत बड़ा यूजर बेस है और उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो विद्रोह कर सकते हैं, रिवॉल्ट कर सकते हैं सरकार के डिसीजन के खिलाफ, अगर सरकार कहते हैं उस कंपनी को यहाँ पर काम करने से बंद करती है तो। और दूसरा ये क्या कर सकती है, ये कंपनियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं, इतनी पावरफुल हो चुकी हैं कि ये ग्लोबल लेवल पर उस देश के खिलाफ या हमारे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला सकती हैं। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये गाइडलाइंस है ना, ये अभी आई जरूर है, लेकिन ये बननी पिछले साल से तैयार हो गई थी, ठीक है। और इसीलिए आप देखोगे कि इस बार जो फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स है उसके अंदर भारत की रैंकिंग ना ड्रास्टिकली खराब आई है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की जा रही है, ठीक है। और सरकार के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर आपको दबाव बनाना है। अगर आप नहीं बनाओगे, ठीक है, भाई उनके पास यही टूल है। तो उन्होंने ग्लोबल लेवल पर, आप ये देख लो, भारत की पिछले कोरोना टाइम के अंदर सभी देशों ने जो हरकतें करी है, हमारी सरकार ने भी वही हरकत करी है। ऐसा कुछ पिछले एक साल के अंदर सरकार ने प्रेस को ऐसा कुछ नहीं किया भाई। ये चीज ध्यान करना है। सरकार की वो कथन सबसे लीस्ट प्रॉब्लम्स में से ये रही होगी कि वो मीडिया को दबाए, लीस्ट रहा होगा ये एजेंडा के अंदर। लोग मर रहे हैं उसका ध्यान रखना इनके लिए सबसे ज्यादा था, ठीक है। इकोनॉमी, गिरती हुई इकोनॉमी को संभालना इनके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वो सारी चीजें, मीडिया का मैनेजमेंट जरूर किया जा सकता है, लेकिन मीडिया की आवाज को दबाया गया और पिछले साल के अंदर ही इतना दबाया गया कि आप इंडिया की रैंकिंग को इतना बुरा कर दो। तो आप कुछ सोच करके देख लो। अगर आपको लगता है कि अब भी लगे कि हिडन एजेंडा नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, अपनी जगह है चीजें, ठीक है। समझ गए बात को। तो ये कंपनियां इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है, ग्लोबल लेवल पर ये प्रोपेगेंडा उसका फैला सकती हैं कि भाई इंडिया जो है या ये सर्टेन कंट्री जो है ये तो ऐसा है वैसा है, इस तरीके की चीजें इनके अंदर की जा सकती हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो ये अपने बात करी, इसका एनालिसिस किया अपने पूरा का पूरा कि क्यों इन नियमों की, इन गाइडलाइंस की जरूरत पड़ी थी, फिर सरकार का इंटरवेंशन इनके अंदर क्यों जरूरी हो गया था, ठीक है। तो पूरा आपको चीजें समझ में आ गई होगी। हालांकि वो कहते हैं ना कि यहाँ पर कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस हैं, अभी भी हैं, कुछ चुनौतियां हैं। वो चुनौतियां बहुत माइनर सी हैं कि भाई कौन ये बताएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या है और हेट स्पीच क्या है। तो इसके अंदर अभी भी आप हल्का फुल्का डिबेट कर सकते हो कि यार किसी के लिए, एक के लिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो सकता है तो किसी के लिए हेट स्पीच हो सकता है, थोड़ा सा वो है। और एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को लेकर के भाई, अगर मान लो कई बार ऐसा भी हो सकता है भाई कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है, सुधारात्मक कोई आलोचना कर रहा है, तो हो सकता है उस चीज को भी थोड़ा सा क्या है कि गलत वे में ले लिया जाए, या फिर कोई वो कहते हैं वास्तव में भयंकर रूप से ही विरोध कर रहा हो, एंटागोनिज्म ही कर रहा हो, उखाड़ फेंको इसको, कहते हैं संस्थाओं को, लोकतंत्र को उखाड़ फेंको, इस सरकार को उखाड़ फेंको, ये कर दो और वो कर दो। अरे क्यों फेंक दो? भाई हमारी जनता ने चुन करके उनको कहते हैं सेलेक्ट करके भेजा हुआ, तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और फिर भी वो लोग हो सकता है कि क्या करे भाई, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर उस चीज को चला देगा, नहीं ये तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। तो ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और एंटागोनिज्म, इसके बीच में थोड़ा सा अभी भी चीजें क्लियर नहीं है। और एक आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेट स्पीच है, ठीक है, इसके बीच में भी क्या है, बहुत फाइन लाइन होती है। तो कब कौन सी कैटेगरी के अंदर चीजें फॉल करें, ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला काम है, ठीक है। ये थोड़ी सी चुनौती हो जाती है यार, कैसे डिटरमाइन करें। बाकी ओवरऑल आपको चीज जो है वो समझ में आ गई होगी। अब अपन थोड़े से एग्जाम्पल देखते हैं कि ये नियम लाने की जरूरत क्यों थी, इसके एग्जाम्पल से इस चीज को देखते हैं। देखो, थोड़े टाइम पहले ही आपके जो इंग्लैंड के आपके प्रिंस हैं, प्रिंस हैरी और इनकी वाइफ मेगन जो हैं, इन्होंने ओपरा विनफ्रे को यूएस के अंदर एक इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर उन्होंने खुल करके काफी सारी बातें करी थी इंग्लैंड के राजघराने के बारे में। और कई चीज उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो राजघराने की जो एक तरीके से रेपुटेशन है
ठीक है, उसको थोड़ा सा डाउन करती थी, कुछ चीजें थी, कुछ खुलासे थे भाई, ठीक है, तो वो बातें इन्होंने करी। और जब इन्होंने वो चीजें मीडिया के सामने रखी, दुनिया के सामने रखी, इंग्लैंड के राजघराने की, तो आप ये देखना, जो ब्रिटिश मीडिया, जो बीबीसी, जो द गार्डियन, ठीक है, डेली मेल, जो पीपड़ियां बजाते हैं अभिव्यक्ति की, स्वतंत्रता की, ठीक है, लोकतंत्र की, ये वो सारी की सारी चीजें। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये हेडलाइन चलाए आपके कि व्हाट हैव दे डन, कि उन्होंने क्या कर दिया है, कि हमारा ये जो कहते हैं कि हमारे जो राज परिवार है, इसके अगेंस्ट इन्होंने क्या बातें कर दी है, विश्व समुदाय के अंदर क्या रेपुटेशन कर दी है इन्होंने, क्यों बोला इन्होंने। अच्छा, मतलब कहते ना, ये तो वो बात होगी भाई, हमारे यहाँ पर फ्रीडम, हमारे यहाँ पर अगर कोई सरकार की बुराई करता है, कुछ भी करता है, तो उसको तो तुम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर धड़ल्ले से चलने देते हो। और बुराई की भी बात नहीं है, सरासर एसएससी करता है, ठीक है, भारत देश की करता है, भारत सरकार की करता है। एक चीज को अच्छे से समझो, देखो भारत सरकार जो है ना, वो मोदी सरकार या मनमोहन सरकार नहीं है, वो भारत सरकार है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझो कि अगर आप आज ये बोलते हो कि नहीं नहीं, ये जो मोदी सरकार है ये मेरी सरकार नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने इसको वोट नहीं दिया था और मैं इनकी आइडियोलॉजी जो है उसका समर्थन नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये सरकार ही मेरी नहीं है, ये फर्जी है, मैं नहीं मानता इसको। तो ये सबसे, लोकतंत्र को सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आपसे ही है फिर, अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो। क्यों, क्योंकि भाई लोकतंत्र में क्या है भाई, सबकी मिलकर के एक वो कथन सोच आती है। हो सकता है आप उस चीज में सहमत नहीं हो तो नहीं हो, पर बाकी लोग हैं तो आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। अब मान लो आज आप उस सरकार को मना करोगे, नहीं ये मेरी सरकार नहीं है, तो कल को जिसको तुमने वोट दिया था वो जब बन के आएगी तो मैं मना करूंगा कि नहीं ये मेरी सरकार नहीं, हट, मैं नहीं मानता इसको, तो फिर क्या करोगे। ऐसे थोड़ी चलती डेमोक्रेसी। तो ठीक है, बात है भाई, मेरी कुछ चीजों के अंदर उनसे बात जो है वो डिफर कर सकती है, मेरे को कुछ चीजों के ऊपर उनसे सहमति नहीं है, नहीं, पर सरकार मेरी है, मेरे लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, यानी कि वो सरकार मेरी है। अब तुम, आपका घर जो होता है वो आपने तो नहीं बनाया, बनाया तो आपके पापा ने बनाया है, ठीक है, मम्मी ने बनाया, और उन्होंने अपने हिसाब से बनाया उस चीज को, लेकिन फिर भी आप अपना घर मान करके उसके अंदर रहते हो ना, उसका ध्यान रखते हो ना, वो सेम ही चीज यहाँ पर है, ठीक है। तो भारत सरकार भारत के लोगों की है, आपको और हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले वो मनमोहन सरकार हो, भले वो मोदी सरकार हो, भले XYZ कोई सी भी सरकार हो, ठीक है। चलिए, तो उन्होंने देखो आप, उन्होंने क्या किया, अपने राजघराने की छोटी मोटी बातें करी, और उनको किस तरीके से ये जो विदेशी मीडिया, उनके देश का जो मीडिया है, उन्होंने उनको किया है। चलिए, उसके बाद में गूगल और फेसबुक जो है ये थोड़े से क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ गड़बड़ें कर रहे थे, सर्टेन टाइप की कुछ पोस्ट कह लो, सर्टेन टाइप की कुछ चीजें जो है उनको ये लोग बूस्ट कर रहे थे, और कुछ ऐसी चीजें थी जिनको ये लोग जो है वो दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया की जो सरकार है उन्होंने इनको धमकी दी, भाई साहब तरीके से काम कर लो, सलीके से काम कर लो। तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को कहते ना दूसरी तरफ से धमकी दी, ज्यादा चून चपड़ करने की तो जरूरत नहीं है, अगर ऐसा किया तो हम आपके देश को छोड़ करके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आप देख लो, ये कंपनियां, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री को, जो डेवलप्ड कंट्री है माना जाता है, बहुत सारे आपके वर्ल्ड इंडेक्स या पैरामीटर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उस जैसे देशों को जो ये धमकियां दे देती है। अब सोच के देख लो, ठीक है। और बात करें तो ट्विटर वर्सेस ट्रंप, ये तो किसी से छिपा हुआ ही नहीं है कि ट्रंप जो है, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे, जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान होता है, उसका अकाउंट ट्विटर ने जो है वो डिलीट कर दिया, परमानेंट डिलीट कर दिया, और बीच में 1-2 बार सस्पेंड भी किया था, परमानेंटली डिलीट कर दिया। क्यों किया, किस चीज को लेकर के किया, कि वो इसको लेकर के भाई इनके द्वारा जो ट्वीट किए जा रहे हैं वो हिंसा को जो है वो फैलाने का काम करते हैं, ट्विटर का ये मानना है, ठीक है, कि भाई इनके द्वारा जो भी ट्वीट किए जा रहे हैं उससे जो है हिंसा बढ़ सकती है, हिंसा फैल सकती है। ऐसे तो बहुत करते हैं, खूब ही करते हैं, खूब सारे ऐसे वो कहते हैं ट्वीट्स चलते हैं, आपने उनको तो नहीं किया, लेकिन क्या है, क्योंकि ये रिपब्लिकन पार्टी के थे, ये कंजर्वेटिव विचारधारा के थे, और क्योंकि ये जो है ट्विटर और ये जो है ये सो कॉल्ड लिबरल विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इसके लिए इनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी तक सीमित हो जाती है। दूसरी तरफ की ये बातें जो है ये थोड़ी सी इनके पास उतना टॉलरेंस नहीं रहता है, तो इन्होंने ट्रंप की जो आपका ट्विटर अकाउंट है उसको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया। आप सोच के देख लो आप कि ये कंपनियां कितनी पावरफुल हैं, कि जिसने यूएस के प्रेसिडेंट, जो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है, अगर उसका ट्विटर अकाउंट जो है डिलीट कर दिया, तो बाकियों की तो औकात ही क्या है। और देखो हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो ये पॉइंट है कि ट्विटर और भारत सरकार का विवाद क्या रहा था। ये विवाद कि भारत सरकार ने अभी थोड़े टाइम पहले जब किसान आंदोलन चल रहा था, ठीक है, किसानों का कुछ चीजों को लेकर के डिसएग्रीमेंट था, और सरकार के सामने वो अपनी मांगे रख रहे हैं, और बहुत जायज तरीके से ही रख रहे थे भाई, ऐसा कुछ एज सच कोई बड़ी तौर पर हिंसा नहीं
हालांकि ठीक है, टाइमिंग के बारे में बात की जा सकती है और इश्यूज के बारे में बात की जा सकती है, बट वो एक किसान आंदोलन था, सरकार के साथ उनका डिसएग्रीमेंट था, अपने लेवल पर डिसएग्रीमेंट चलता रहता है। इंडिया जैसे इतने बड़े और इतने डाइवर्स कंट्री के अंदर अगर असहमति नहीं है तो इसका मतलब तो ये है कि वहां पर लोकतंत्र ही नहीं है, भारत जैसे देश के अंदर तो, ठीक है। क्योंकि जर्मनी किन का है? जर्मन्स का है, जहाँ पर एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, एक ही तरीके का वेदर है, एक ही तरीके का खान पान है, चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। आप यूएसए की बात कर लो, आप यूके की बात कर लो, आपको वहां पर विविधता नाम पे कुछ ही नहीं मिलेगा। इंडिया के अंदर इतनी विविधता है, इतनी सब चीजें कि डिसएग्रीमेंट होना जायज है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ पर साक्षरता, और साक्षरता से भी ऊपर जाएं तो थोड़ी जो समझ है वो अभी तक है ही नहीं चीजों को लेकर के। तो कई बार कोई चीजें सरकार गलत कर जाती है, कई बार जनता जो है वो गलत समझ लेती है, सब चीजें रहती है। तो वो एक डिसएग्रीमेंट था, लेकिन उसके अंदर उसको हाईजैक करने की कोशिश करी उस आंदोलन को, या आप ये कह सकते हो उस मूवमेंट को, खालिस्तानियों ने। और खालिस्तानी जो है उसके चक्कर के अंदर क्या कर रहे हैं, अपनी खिचड़ी पका रहे, खालिस्तान जो है उसकी बातें कर रहे। अब भारत के टुकड़े करने की या भारत से अलग खालिस्तान बनाने की मांगे चल रही, और उसको आईएसआई और दूसरी जो ऐसे एंटिटीज हैं जो भारत की, आप ये कह सकते हो, शांति के अंदर भरोसा नहीं करते या शांत नहीं रहना देना चाहते, तो उनके द्वारा उसको बैक्ड किया गया था, ठीक है। उसके द्वारा उनको सपोर्ट किया जा रहा था, सब चीजें थी। और ऐसे खूब सारे ट्वीट हुए। भारत सरकार ने ट्विटर को ये बोला, देख भाई, बाकी सब चीजें आपकी ठीक है, पर भारत की अखंडता को नुकसान पहुंचाने वाले जो ये ट्वीट्स हैं, ठीक है, तो इनको आप डिलीट कर दो। भारत सरकार ने ट्वीट्स को डिलीट करने का कहा था, और कुछ फेक अकाउंट्स थे, बॉट अकाउंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको डिलीट करने का कहा था। और बाकी मोस्टली जो है वो जो इस तरीके के ट्वीट्स थे जो भारत के तोड़ने की बात करते थे, इनको डिलीट करो। सरकार ने सिर्फ ये बोला था, और ट्विटर ने उस चीज को मान लिया, ट्विटर ने वो ट्वीट डिलीट कर दिए। लेकिन विद इन आवर्स ना उन्होंने वापस उसको रीस्टोर कर दिया, और क्या बोलते हैं कि नहीं, हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको नहीं छोड़ सकते, वो कहता ना वो हमारी पॉलिसी के अगेंस्ट है, ठीक है, तो ये ट्वीट्स तो रहेंगे। अरे यार, ये क्या बात हुई? वो भारत को तोड़ने की बातें कर रहा है, भारत की एसएससी करने की बात कर रहा है, और तुम जो है उसको, वो कहता ना, उसके ट्वीट्स को ही नहीं हटा रहे हो। भारत सरकार ने ये कहा ही नहीं था कि इनके अकाउंट्स हटा दो। अकाउंट तो कुछ फेक अकाउंट थे जो सरकार ने बोला था कि ये हमने आइडेंटिफाई किए, ये बॉट अकाउंट्स है, इनको आप हटाओ, और ये जो है इनके ये ट्वीट्स जो है ये गलत है, इनको आप ट्वीट्स को जो है वो हटाओ। लेकिन उनको नहीं हटाया, ट्रंप का पूरा अकाउंट ही हटा दिया, ठीक है, उसके कई ट्वीट्स उनके डिलीट किए गए, उनका पूरा अकाउंट हटा दिया गया। और यहाँ पर जो है भारत को तोड़ने की बात हो रही है, सब चीजें हो रही है। अब इससे ऊपर तुम क्या हिंसा चाहोगे, क्या चाहोगे, तुम क्या मूवमेंट चाहोगे इसके अंदर? और फिर भी वो किया गया। और तो और इसके अंदर आप मानोगे नहीं कि ट्विटर द्वारा इस तरीके के भारत के अंदर खालिस्तान मूवमेंट की जो बात करने वाले जो ट्वीट्स थे उनको बकायदा प्रमोट किया गया था। जिस तरीके से फेसबुक के ऊपर आप अपनी पोस्ट को प्रमोट करवा सकते हो पैसे दे करके, ट्विटर द्वारा बकायदा प्रमोशन किए गए हैं उनको प्रमोट किया गया है ट्विटर द्वारा पैसे लेकर के। ये होता है, नॉर्मल चीज होती है भाई, फेसबुक पर भी होता है, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर भी होता है, आपके इनके ऊपर भी होता है, पेड चीजें आती है कुछ, और वो पेड ये थी, ट्विटर द्वारा ये किया गया। तो सरकार ने कहा भाई साहब अब तो तुम्हारे नकेल कसनी पड़ेगी। और देखो आप ये देखो आप, ये इस तरीके की जो चीजें हैं ये चल रही थी, भारत के तोड़ने की बातें हो रही है, सब चीजें हो रही है, लेकिन वो कहता ना कि ट्विटर द्वारा कोई एज सच एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया गया। और आप देखो फेसबुक के ऊपर इतने फेक अकाउंट चल रहे हैं, और फेसबुक ने क्या इसके ऊपर, वो कहता ना क्या कार्रवाई करी, बस उसको डिलीट करता है तब करता है, नहीं करता नहीं करता। बहुत सारे फेक अकाउंट चल ही रहे हैं, एंजल प्रिया खूब ही घूम रही है, पर फिर भी ठीक है। तो ओवरऑल ये आपको एग्जांपल से ये सारी चीजें जो अपन ने बात करी हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। कुल मिलाकर के आज अपन ने बात करी है आईटी रूल्स 2021 जो सरकार द्वारा इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 लाए गए, जिसके तहत सरकार ने सोशल मीडिया को और आपके डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने की बात करी है, ठीक है। इसके अंदर आपने थोड़ा बहुत आपने भी एनालिसिस कर लिया होगा अभी तक कि भाई इसके अंदर सरकार द्वारा जो है कहीं पर भी ये इंटेंशन नहीं दिखता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को रोकने की बात है। ये ओवरऑल भारत और भारत की जनता के हितों की बात करती है। और इमरजेंसी पावर तो देखो सबको मेरे हिसाब से हमेशा सरकार में ही निहित होनी चाहिए, क्योंकि सरकार क्या अल्टीमेटली जनता है, ठीक है। तो जनता के अंदर निहित है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपकी कुछ छोटे मोटे कोई अगर आपके रहे होंगे, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू।